आप सभी उपस्थित साधुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो हमारा विषय है वो है धर्म और नीति। तो इस विषय पे बात करेंगे और इस विषय से संबंधित विषयों पे बात करेंगे। अ, आज एक धर्म सम्मेलन भी है जिसके कारण हमारे कुछ साथी उसमें व्यस्त हैं। नया साल भी आज रात से शुरू हो रहा है, तो कुछ लोग शायद नए वर्ष की आगमन में व्यस्त हैं। और जितने भी हम लोग हैं वो आज की चर्चा को प्रारंभ करेंगे और लोग जुड़ते रहेंगे। हमारा समय क्योंकि शुरू हो चुका है, तो मैं आग्रह करूंगा कमल जी से कि कमल जी आए और इस विषय पे, और साथ ही साथ जो आपका विषय है, आ, 1 करोड़ राजनीतिक लोगों को तैयार करना, लोगों को आ, धर्म अनुशासित राजनीति के लिए प्रेरित करना, उसके लिए बताएं और नीति से उनको जोड़कर ग्राम का विकास करना। कमल जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ऐसा है, मैं एक 4-5 मिनट में अपनी बात रख दूंगा और फिर अगर 2-3 मिनट में कोई प्रश्न वगैरह हो, नहीं तो फिर आप बाकी चलाइए इसको। पहला पॉइंट, ये विषय जो आप रख रहे हैं धर्म और नीति, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे बड़ा गर्व है कि धर्म और नीति के साथ में नेचुरली अनीति भी आ जाएगी। जी। धर्म में अधर्म भी, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव दोनों जुड़ेंगे तभी उसका करंट पैदा होगा, सफाई आएगी। क्लैरिटी के लिए, तो एक तरफ है धर्म अधर्म और दूसरा है अनीति और नीति और अनीति। तो ऐसी स्थिति में जो ये पुरुषार्थ के साथ जुड़ा हुआ जो है, अब पुरुषार्थ को लेकर मैं 4-5 एक्शन पॉइंट पे आऊंगा, क्योंकि सुर मुनि नर जगत की रीत स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये साफ 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 के स्वीकार कर लेना चाहिए कि सुर हो, मुनि हो, नर हो, जगत में सभी आ गया। तो स्वार्थ में परार्थ, परमार्थ और सर्वार्थ। तो स्वार्थ में मैं से हटकर नीति यही है कि भैया अपना जो स्वार्थ है उसको मत छोड़ो, मगर स्वार्थ के साथ परार्थ, परमार्थ और सर्वार्थ भी जोड़ो। और दूसरा, गीता का 18वां अध्याय का 63वां श्लोक, इति ते ज्ञानमाख्यात गुह्यात गुह्यतरमया विमृशतेत दशेशेन यथेच्छसि तथा कुरु। चाहे जितना ज्ञान हो, अनुभव हो, मैं सबको बोलता हूँ भैया मार्गदर्शन मत दो। क्योंकि मार्गदर्शन में कहीं वो अटक गया, फंस गया, मार खा गया, तो जिंदगी भर आपको गाली देगा कि आपने कैसा मार्गदर्शन मुझे दे दिया। तो जो देना है वो अनुभव देना है, आपका जो विकल्प का पाठ रहा वो देना है, आपका जो निचोड़ रहा वो देना है। और कृपा करके न मार्गदर्शन दे और न मार्गदर्शन ले, क्योंकि आदमी अपना ही मार्गदर्शन कर ले तो बहुत है। तो इस दिशा में मैं कई दिनों से ये प्रयास कर रहा हूं कि ये जो धर्म को लेकर, नीति को लेकर, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी को लेकर, अब ये बड़ा एक्शन वाला पॉइंट से मैं शुरू कर रहा हूं। हर व्यक्ति को अपना गुरु खुद बनना है, चाहे वो गीता का 18वां अध्याय का 63वां वाला हो, चाहे वो तुलसीदास जी का सुरमुनि नर जगत वाला हो। तो हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी खुद लेना पड़ेगा, जिससे वो राजनेताओं को, अफसरों को, नीतियों को, सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टी को, जातियों को, समाज को, नेताओं को गाली नहीं दे पाएगा। हर एक को अपना गुरु खुद बनना है। प्रश्न करो, विवेचना करो, लिखो और अपना स्वाट करो, अपना विश्लेषण करो, आपकी क्षमताएं, आपकी जिम्मेवारियां, आपकी उम्र वगैरह वगैरह करके अपने लिए मार्ग खुद ढूंढो। अब ये अगर मान लेते हैं कि धर्म यही है कि साफ साफ बात करो, और नीति यही है कि अनुकूल वातावरण बनाने दो, जिससे व्यक्ति अपने धार्मिक कर्तव्य को खुद पूरा करे और निर्भर न बने, और केवल घंटी बजाकर, फूल और लड्डू बांट बांट कर भगवान के पीछे न पड़ा रहे। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक और बात करके फिर मैं आता हूं एक्शन पॉइंट पर। मेरा ये अनुभव रहा है कि बहुत बड़ी अनीति एक हुई है। हमने हनुमान जी की बहुत पूजा की। कई कारण है। अब कई कारण क्यों है, हर एक को गुलाम चाहिए, प्रश्न करने वाला नहीं चाहिए, बहादुर सरवंट चाहिए, चलो वो छोड़ दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि हनुमान जी को जो ढूंढ कर लाए थे जामुन जी महाराज, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। तो अनीति ये हो गई कि हमने हनुमान जी के तो खूब मंदिर बना दिए, पूरे भारत में नहीं विदेशों में भी बड़े बड़े मूर्तियां लगा दी।
और जो उनको ढूंढ कर लाए, जामुन जी महाराज, ये बहुत अच्छा प्रसंग है। उसमें बाद में पढ़िए आप, मैं तो समय के साथ में अभी इतना ही बोलूंगा कि बहुत बड़ा अधर्म हो गया कि जामुन जी के साथ में न्याय नहीं हुआ। कुछ नीति ऐसी बनी कि नीति में जो ये 18वां अध्याय का 63वां श्लोक है गीता का, न तो वो लोगों को बताया पंडित लोगों ने, क्योंकि वो अगर होता तो आदमी फिर अपना सवाल करेगा, पूछेगा, बोलेगा गुरुजी आपने मुझे बोला है कि प्रश्न करो, ये करो, वो करो, मुझे अपना भविष्य खुद बनाना है। तो ये तो हो गया भाग एक, अपना धर्म और नीति के परिप्रेक्ष्य में अनीति समझो, अधर्म समझो, कमजोर को मत दबाओ। ये बहुत बड़ा नीति का पॉइंट है कि हर कमजोर को दबाया जाता है, चाहे वो भाई हो, चाहे वो रिश्तेदार हो। और जहां कहीं कमजोर मिला नहीं तो फिर आता है बराबरी का टक्कर, तो झगड़ा होना ही होना है अगर उसमें नीति के साथ में सही दृष्टिकोण सोच नहीं रहा। अब आता है एक्शन पॉइंट। मेरा पहला अनुरोध यह है कि भारत में 6,000 ब्लॉक्स हैं, 3.5 लाख गांव है, और हर गांव में एक एक वार्ड में लगभग 5-5 लोग चुनाव के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। यानी आज लगभग 2 करोड़ लोग नेतृत्व देने के लिए तैयार है, गांव में, जिला परिषद में, पंचायत में, कोऑपरेटिव्स में, ट्रस्ट में, मंदिर में, कोऑपरेटिव्स में, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां पे लोग, उनका ट्रेनिंग मगर नहीं होता है कि कैसा वो नेतृत्व प्रजातंत्र वाला नेतृत्व दे। तो मेरा अनुरोध यह है कि हमने एक योजना बनाई है कि चुने हुए व्यक्ति अगर नेतृत्वशाला, परिवर्तन की नेतृत्वशाला का ट्रेनिंग प्रतिदिन करते हैं 1 घंटा, अपने ग्रुप में करो, और उसमें लोगों के साथ में चर्चा करने के बाद में नेतृत्व की चुनौतियां, कई चीजें आती है उसमें, चाहे वो शास्त्र हो, शस्त्र हो, स्वास्थ्य हो, टीम वर्क हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, लीडरशिप हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, पुरानी गलतियों के पाठ हो। देखिए नेतृत्वशाला एक ऑक्सीजन टाइप का शब्द है, ये सब जगह लगता है, परिवार में भी, घर में भी। तो एक तो है नेतृत्वशाला चलाए, तो हम उनको 10,000 रुपया देते हैं 30 दिन के लिए, अपने ग्रुप में नेतृत्वशाला के लिए। तो मैंने बताया ना, 2 करोड़ लोग नेतृत्व के लिए तड़प रहे हैं पूरे भारत में आज। तो पहला पॉइंट ये, उनको प्रमाण पत्र देना कि आपने हमारा नेतृत्वशाला का ट्रेनिंग अटेंड किया। अब ये तो हो गया एक भाग, क्योंकि ट्रेनिंग भी एक बहुत बड़ा रैकेट हो गया है, जिसको देखो ट्रेनिंग 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 दिया जा रहा है, और ट्रेनिंग सारा थेरी वाला होता है, सरकारी खर्चे पर होता है। तो क्या अब हम ये ट्रेनिंग इन एक्शन और गीता इन एक्शन और प्लान इन एक्शन और नॉलेज इन एक्शन, क्योंकि जब तक वो एक्शन में नहीं आएगा उसका फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि प्रति ब्लॉक 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कोऑपरेटिव के माध्यम से, पैसा बैंकों में बहुत है, सीडी रेशियो एक शब्द है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, गाजीपुर, बलिया जैसे जिलों का केवल 30% पैसा वहां जिले का जिले में लग रहा है, 70% पैसा बाहर जा रहा है। ये हर पूरे पूरे देश का यह हालत है। तो ऐसी दिशा में अगर हम ट्रेनिंग देने के बाद नेतृत्वशाला का, उसको हम बिजनेस प्लान में जोड़ दे, हमने इसको बोला है माँ बाप, मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग, जगाओ 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 जगाओ, जागो 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 जागो। और बाप है ब्लॉक अडॉप्शन एंड अडेप्टेशन प्रोग्राम। ये सारा धर्म और नीति को लेकर कि जब तक अनुकूल वातावरण नहीं होगा, तो इसमें सरकार से अभी ग्रांट रिबेट सब्सिडी की बात नहीं है, क्योंकि जहां सरकारी ग्रांट आई वहां सरकारी आदमी आएगा, और सरकारी आदमी आएगा तो बोलेगा भैया हम किस लिए बैठे हुए यहाँ पे, तो भ्रष्टाचार आएगा ही आएगा। हमको बड़ी लाइन बनानी पड़ेगी जिसको बोलते हैं असरकारी, असरकारी, स्वाभिमानी, स्वरोजगारी, स्वतंत्रता की लाइन। अब इस लाइन के लिए फंड अवेलेबल है, लेकिन हम कहते हैं कि पहले तो कर्जा लो ही नहीं। तो उन लोगों से सीखो जिन्होंने बगैर कर्जा लिए हुए अपने आप में पेड़ लगाए हैं, नर्सरी लगाए हैं, गाय पाल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, गुरुकुल खोल रहे हैं। 90% लोग आज भी कोई ना कोई सरकारी पैसा लिए बगैर या ग्रांट लिए बगैर अपना छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, नर्सरी चला रहे हैं। नर्सरी वालों में तो उन्होंने कोई लिया ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा धर्म का काम और नीति का काम इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन कर रहा है, जिन्होंने कोई पैसा नहीं लिया और अपना लोगों को स्वरोजगार के साथ में पर्यावरण पूरक धंधे बढ़ाने के लिए नर्सरी का काम चला रहे हैं। आप गूगल में देख लीजिए, इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन, कोई ग्रांट नहीं। तो पुरुषार्थ के साथ में मैंने 2 चीजें बताई एक्शन के लिए। एक तो जो बताया जाए, पढ़ाया जाए, उसको जमीन पे उतारना के लिए एक्शन प्लान।
तो इसके लिए माँ बाप, मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग, माँ बाप है ब्लॉक एडॉप्शन एंड अडेप्टेशन प्रोग्राम, उसमें जिन्होंने कर दिया उनके माध्यम से करना है। और ये 100 करोड़ में 10% है टर्न की कंसल्टेंसी चार्जेस, यानी पढ़ाना, ट्रेनिंग, उसके बाद में उसके गांव का प्लान बनाना। अब हम जा रहे हैं व्यक्ति से हटकर समुदाय की तरफ, कम्युनिटी की तरफ। ये बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं सरकार के, अलग 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 अलग, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अभी छोटे छोटों को जोड़कर बड़ा प्रोग्राम बनाया जाए। यानी प्रति गांव बोल दीजिए कम से कम 1-2 करोड़, 1-2 करोड़, उसमें गाय गोबर, पेड़ पानी, नीम तुलसी, जड़ी बूटी, दुकान, ऑटो रिपेयर, जो भी हो, लेकिन ये होगा ग्रुप में, ये होगा समूह में, ये होगा क्लस्टर में। और इसलिए इसको 10% चार्जेस मिलने चाहिए, जिसमें 1-2% गांव वाले को, 1-2% ब्लॉक वाले को, 1-2% जिले वाले को, 1-2% कोई पत्रकार है या कोई संतों से समृद्धि वाला अभियान का है, क्योंकि हमने देखा कि कथाकारों का, मंदिरों का बहुत बड़ा पकड़ है। तो ये अगर समृद्ध में ये इसमें आ जाए कि जैसे देशी गाय है, शुद्ध घी है, शुद्ध अनाज है, शुद्ध खाद है, शुद्ध फिनाइल है, शुद्ध, क्योंकि अशुद्धता का माहौल में हम जी रहे हैं और सब चाहते शुद्ध मिले, लेकिन काम सारा अशुद्धता वाला हो रहा है। तो ये कई स्तरों पर ब्लॉक को लेकर, गांव को लेकर संपूर्ण क्रांति का, पुराने अनुभवों को ध्यान में रखकर, क्योंकि काम तो पहले भी बहुत हुआ, मगर वो सारा काम समय के मापदंड में टिक नहीं पाया। और समय का मापदंड टिकेगा वही जो नेचर के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर काम करेंगे, प्रकृति के साथ काम करेंगे। और नहीं तो अपने आसपास में देख लीजिए कितने ही असफल असफल फेल्ड मॉडल है, और सरकारी पैसे पर तो लगभग ज्यादा तो फेल ही होगा। इसलिए लोगों के साथ उंगलियों की मुट्ठी बनाकर, लोगों का प्रोग्राम, लोगों का गांव, लोगों का सोच, लोगों का हिसाब, और जन आंदोलन के रूप में पीपल का अभियान, ये है मोटा मोटा जो मुझे लगता है कि धर्म और नीति को लेकर जो अनीति हो रही है, जो गलतियां हो रही है, जो बार बार ग्रांट रिबेट सब्सिडी, ग्रांट रिबेट सब्सिडी, फोकट का अनाज, फोकट का ये, फोकट का ये, देखिए पुरुषार्थ आ ही नहीं सकता जब तक फोकट का मिलता रहेगा, ये विरोधीवादी है। तो अगर हमको पुरुषार्थ चाहिए, नीति चाहिए, धर्म चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, विश्व गुरु का मॉडल चाहिए, विश्व गुरु की रणनीति चाहिए, तो हमको कुछ मूलभूत प्रश्न करने का समय आ गया है। ये जी हाँ जा करके नहीं चलेगा। हर एक को अपना स्वाट करना पड़ेगा, हर एक को अपना विश्लेषण करना पड़ेगा, और अपने विश्लेषण के बाद अपने लिए शुभ लाभी स्वार्थ को लेकर, परार्थ और परमार्थ को लेकर ऐसे प्रश्न उठाने पड़ेंगे विकल्प के रूप में। अंत में देखिए, निगेटिव बात करके कोई फायदा नहीं, मगर निगेटिव को स्वीकार करना पड़ेगा। पॉजिटिव निगेटिव से ही करंट बनता है। तो इसलिए स्वीकार करें कि हम निगेटिव को चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बात हम करेंगे केवल पॉजिटिव, करेंगे उनसे जिन्होंने नीति पर काम किया है, धर्म पर काम किया है, पुरुषार्थ पर काम किया है, स्वाभिमान पर काम किया, और ऐसे गांव गांव में है, हर जाति में है, आज भी है। ये हमारे मार्गदर्शक होंगे, ये हमारे गुरु होंगे, ये हमारे कर्मवीर होंगे। और अंत में पैसे का महत्व अपनी जगह पे है। तो हम कहते हैं कि पैसा से ज्यादा संसाधन पर ध्यान दो। अगर अपने पास में कमरे है, मकान है, फर्नीचर है, मोबाइल है, ज्ञान है, डिग्री है, मार्केट है अच्छी चीज का, तो पैसा रोड़ा नहीं हो सकता। पैसा रोड़ा होगा अगर नीति गड़बड़ है, अगर सद्बुद्धि डुबाने की है, बुद्धि ही डुबाने की है, नीति ही डुबाने की है, तो फिर तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया है असरकारी, असरकारी, स्वाभिमानी, स्वतंत्रता का अभियान। और इसी तरीके से सरकार छोटी होगी, क्योंकि जब जनता बड़ी होगी और गांव में ही ग्रामोद्योग, गांव में ही अपना पानी, अपना रोजगार, अपना पेड़, अपनी नर्सरी होगा। आज मैं जानता हूं ये बातें आज मुझे भी कभी कभी बेवकूफी की और अव्यावहारिक लगती है, लेकिन मैंने पंचगव्य विद्यापीठम से ये देखा कि अगर अपनी कटिबद्धता है तो हमको चुनौती देनी पड़ेगी। हमारा लास्ट में अनुरोध है, अगर किसी के पास कोई बहुत बढ़िया विकल्प हो तो जरूर बताए, और नहीं तो पंचगव्य विद्यापीठम, जिसका मैं वाइस चांसलर हूँ, हम चाहते हैं कि हम देशी गाय के साथ, देशी गोबर के साथ, देशी सोच के साथ, देशी भाषा के साथ जो विश्व गुरु का भारत का ढांचा बनेगा, उसका विकल्प
ये नैतिकता के साथ, धर्म के साथ, पुरुषार्थ और स्वाभिमान के साथ, गीता इन एक्शन के साथ, माँ बाप के माध्यम से और पुरानी गलतियों को ध्यान में रखकर ब्लॉक और गांव को पकड़कर ही स्वाभिमानी, स्वावलंबी, नीति वाला विकास होगा, जो आज समय की बहुत बड़ी मांग है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि देयर आर नो शॉर्टकट्स नाउ। अगर आनंद चाहिए हो तो हमको कुछ कटु बिंदुओं पर प्रश्न करने पड़ेंगे, जैसे पुराने पाठ क्या है, जिसने बहुत काम किया वो कितना टिका, क्या क्या हमने काफी ग्राम स्वराज के लिए लोगों की भागीदारी बनाई, क्या हमने महिलाओं को उचित दिया, क्या हमने लोकल मार्केट पकड़ा, क्या हमने खाली पड़े संसाधनों में धंधा बढ़ाने का धंधा किया, क्या हमने केवल ग्रांट रिबेट सब्सिडी में सारी ताकत अपने नेताओं के पीछे लगा दी, अफसरों के पीछे लगा दी, वगैरह 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 वगैरह। बहरहाल ये बहुत अच्छा विषय है आपका। ये पुरुषार्थ के साथ में धर्म और नीति को लेकर मुझे जो मोटा मोटा समझ में आया, मैं इस पर काम कर रहा हूं और चाहता हूं कि हम लोग इसमें उंगलियों की मुट्ठी बनाए। ये उसी में हमारा थोड़ा अहम, हमारा जो मोटा मोटा होता है एक अहम भी अपने आप कंट्रोल में आएगा। बाकी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको प्रणाम करते हुए यही कहूंगा कि जो ये नया साल शुरू हो रहा है 2024 वाला, इसमें हम मिलकर उंगलियों की मुट्ठी बनाएं और हर एक को अपना भविष्य बनाने के लिए अनुकूल वातावरण देने का मिलकर उंगलियों की मुट्ठी से प्रयास करें। शुभकामनाएं, सबको प्रणाम, नमस्ते। मैं 2-3 मिनट अभी हूं, अगर कुछ सवाल हो, और नहीं तो फिर मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, और हम चाहेंगे कि इसको बराबर अपन आगे बढ़ाए ब्लॉक को लेकर। थैंक यू वेरी मच, शुभकामनाएं, प्रणाम। धन्यवाद कमल तावरी जी। आपने जो बातें की और जो आपने बिंदु रखे वो बहुत ही मतलब आपके अनुभव को दर्शाते हैं। किस तरह से आपने पिछले जीवन के अपने 50-55 साल काम किया है और उस सारे निचोड़ को आपको आप राजनीति की नेतृत्वशाला के माध्यम से जमीन पे उतारना चाहते हैं, जिसमें धर्म भी समाहित है और नीति भी समाहित है। हमारे साथ आज एक बहुत अच्छी बात है कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी डूअर रहे हैं। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत काम किया है, चाहे वो दीप्ति विलास जी हो। दीप्ति विलास जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे यूपी गवर्नमेंट में, और साथ ही साथ होम मिनिस्ट्री, अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री और बहुत जगहों पे काम किया। साथ ही साथ आरवी सिंह जी ने भी पुलिस और आईबी में बहुत सीनियर स्तर पर काम किया है। अंतरंग योगी जी साधक हैं और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। हमारे साथ मुनि इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक अशोक ठाकुर जी भी हैं। अशोक ठाकुर जी शिक्षाविदों के क्षेत्र में एक बहुत बड़े डूयर के नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने जो प्रयोग किए शिक्षा में वो बहुत ही सराहनीय है। इसके अलावा प्रकाश तिवारी जी हैं, और साथ ही साथ श्री राय जी हैं, जो पिछले 50 वर्षों से एक एक अच्छा समाज कैसे बने उसके लिए कार्यरत हैं, और साथ ही साथ बहुत वरिष्ठ राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति राम नगीना सिंह जी भी हैं, जो कि मतलब पिछले 60 सालों का जिनका सामाजिक राजनीतिक अनुभव रहा है। तो अभी जो कमल जी के जितने भी वक्तव्य थे और जो उन्होंने बताया, उसके विषय में अगर कोई प्रश्न है किसी की तरफ से तो वो कर सकता है, क्योंकि फिर इसके बाद हम अशोक कुमार ठाकुर जी के पास आएंगे, क्योंकि उनका जो शिक्षा नीति के विषय में जो अनुभव है वो भी हम लेने की कोशिश करेंगे। और मैं कमल जी से अनुरोध करूंगी कि राजनीति की नेतृत्वशाला पर हम एक बिल्कुल अलग कार्यक्रम करें, क्योंकि ये विषय जो है ये शायद 10-15 मिनट में हम चर्चा करके समझ नहीं सकते। इसको समझने के लिए और इसको काम करने के लिए बहुत सारी जो समझ हमें बनानी पड़ेगी, और हम उसके लिए कितना भी समय देने को तैयार हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है इस विषय में। और ये इस सोच में काफी समय से कुछ काम हो रहा है, लेकिन वही बात है, क्योंकि आपने शुरू किया है तो हम चाहेंगे कि इसी को मजबूत किया जाए। और हमारे जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ साथी और जितने भी वरिष्ठ व्यक्ति हैं उनसे अनुरोध है कि इस कमल जी के इस वक्तव्य पर जो उन्होंने दिया है उस पर अगर कोई भी प्रश्न है तो वो कर सकते हैं। अ, सभी स्वतंत्र हैं।
आरवी सिंह जी। हाँ साहब, अनम्यूट कर दीजिए मुझे। हेलो, आप म्यूट हैं क्या? मैं जी बोलता हूँ जी। अभी। अभी तो मैं हाँ शायद म्यूट था अभी तक। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा आपकी आवाज आ रही है। अच्छा। जी अब ताऊरी सर तो बहुत सीनियर अफसर रहे हैं, और इनका तजुर्बा वास्तव में बहुत अच्छा है। धरातल से एकदम जमीन कहते हैं, बिल्कुल जमीन की जड़ से जुड़े हुए, और इनको बहुत जबरदस्त तजुर्बा है। मैं छोटी सी एक बात बोलना चाहूंगा। काफी सीनियर लोग यहाँ पे हैं। अब मुझे मालूम नहीं इसके क्या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं, कहाँ है आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट में, कहाँ इसकी कोई गुंजाइश है। लेकिन मैंने जो देखा, जैसा आप बता रहे थे कि गांव गांव में लोग हैं, वर्कर हैं, बहुत सारा आदमी थोड़ा बहुत भी जिस पे समय है, थोड़ा टाइम है, अपनी प्रशंसा पाना चाहता है, यश जाना चाहता है। यश एक यश की कामना रहती है लोगों को, अक्सर रहती है। पैसे वाला है तो भी रहता, तो रहती रहती है। नहीं है पैसा तो भी रहती है। तो वो कहाँ से लेगा? तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, कोई टोपी पहन ली। मैंने साहब करीबन 100 आदमियों से अभी तक, जो पॉलिटिकल वर्कर सो कॉल्ड हैं, उनके ब्लॉक लेवल के ही आप बता रहे थे, ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के पढ़ के बड़े विनीत से पूछा कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हो, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके। आज तक मुझे एक भी नहीं मिला आदमी। क्षमा करना, विधायक भी थे 3, उनसे मैंने पूछा, साहब आप पार्टी में काम करते हो, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके पार्टी का एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या 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 है, इसका लक्ष्य क्या है। अगर मैं थोड़ा क्लियर करूं, समाजवादी पार्टी के 4 आदमी थे, उनसे पूछा, एक भी नहीं बता पाया। मैं, आप मुझे समाजवाद ही बता दो, चलो इसी में पार्टी, तो नहीं बता पाए। कुछ ऐसा करना जरूर पड़ेगा कि भाई हर एक आदमी एस्पायर कर रहा है, ठीक है, लेकिन वन जो एस्पायर कर रहा है, ही शुड फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। हर एक आदमी, एवरीबडी, एनीबडी कैन डिजायर फॉर समथिंग, ये क्या बात हुई भाई? ही मस्ट फर्स्ट डिजर्व। और इसका एक मापदंड कहीं बनाना चाहिए। हमारे पास कानून इसकी नहीं है तो कोई बात नहीं, इसकी एक आवाज भी उठानी चाहिए, नेशनल प्लेटफॉर्म पर आवाज उठानी चाहिए कि भाई हर एक आदमी नहीं, जो जो एबल है, काबिल है आदमी, उसी को आना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं कि आप बड़े अशिक्षित हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप जानते हैं उस विषय को, तभी आप आइए। आप खाम खाम वैसे ही चले आ रहे हो, क्या मतलब। थैंक यू, आई एम सॉरी टू हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम। तो तारू आ, साहब को प्रणाम मेरा करता हूँ, थैंक अनुरोध यू। है। हाँ, मेरा अनुरोध है अन्य साथियों से कि इस पर अगर कुछ प्रश्न रख सकते हैं राजनीति की नेतृत्व पर, तो कृपया आप स्वतंत्र हैं। जो कमल जी ने बिंदु बताए, जो बातें बताई, उस पर अगर कुछ प्रश्न, संशय या कुछ सलाह है तो वो हम यहाँ पर मैं चर्चा कर सकते हैं, और इस मैं विषय पे मैं एक हम विस्तृत मैं, सेशन करेंगे। मैं जरा एक बिंदु क्लियर कर दूं। जी मैं जो 2 करोड़ एस्पायरिंग लोग बोल रहा हूं, वो जी। राजनीति, देखिए जीवन में राजनीति एक अनिवार्य, हम चाहे न चाहे, हम्म, प्रजातंत्र का राजनीति का अनिवार्य उसका संबंध है। मगर हम्म, मैं जो बात कर रहा हूं, जो मैं अन्ना हजारे और जो कई लोगों से इधर चर्चा किया, ये किया, बात राजनीतिज्ञ की नहीं थी। बात थी संपूर्ण क्रांति वाला जो अधूरा सपना था। राजनीति भी उसका भाग है, मगर पहले सेवा मेवा है। ये गांव हम्म, के स्तर का या ब्लॉक के स्तर का, जो मैं माँ बाप का बोला ना, ब्लॉक एडॉप्शन एंड एडाप्टर, ये कमाने वाला भी है। ये देखता है खाली क्या क्या पड़ा है, क्या क्या संभावना है, ग्रामोद्योग क्या हो सकता है, अपना तालाब, अपना पानी, अपना सोलर एनर्जी, बायोगैस। यानी वो एक अपने एरिया का प्लानर है, इम्प्लीमेंटर है, मॉनिटर है, फैसिलिटेटर है। और वो कल का एस्पायर करे अगर राजनीति के जैसे, तो उसको कोई आपत्ति नहीं है। मगर शुरुआत उसकी राजनीति के लिए नहीं है, उसकी है अपने सर्वाइवल के लिए। पर्यावरण की जो चुनौतियां हो गई है अभी, और जो हमारा चुनाव का आधार है भ्रष्टाचार से शुरू हो रहा है। देखिए बहुत खतरनाक मामला है कि चुनाव का आधार है हमारा वोट, और वो शुरू होता है ब्लॉक से, यानी गांव के बूथ से, वार्ड से, बूथ से। और वहीं से अगर गड़बड़ 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 है तो आप सोच लीजिए ऊपर तक क्या हो रहा होगा। मतलब डर है, नींद नहीं आती है, और लगता है भगवान ये क्या हो रहा है। ये तो मामला आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। अब केवल ये है कि राजनीतिक सुधार की अपन बात नहीं कर रहे, क्योंकि बड़ा लंबा चक्कर है, वो कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर ये फैसिलिटेटर या मोटिवेटर
या एडाप्टर टर्न की कंसल्टेंसी के रूप में, जैसे गुरुकुल है या प्राइवेट स्कूल्स है या प्राइवेट कंप्यूटर वाले बहुत सारे आ गए हैं या प्राइवेट अपने बहुत सारे सब्जी वाले हैं, नर्सरी वाले हैं, गाड़ी वाले, टैक्सी वाले हैं। मुझे तो कई टैक्सी वाले ऐसे मिले साहब, प्राइवेट वाले, जो बहुत विद्वान है, लगा यार AA में, AAA में, खैर पढ़े लिखे नहीं भी है तो भी ज्ञान उनका इतना है। तब से मेरे दिमाग में घुस गया कि सरकारी माध्यम से आप छोटा नहीं कर सकते और आप उसको समझा भी नहीं सकते। आप तो केवल असरकारी, असरकारी, स्वाभिमानी, स्वावलंबी लाइन बनाओ। इसीलिए जो स्वरोजगारी लोग हैं उनकी कदर कैसी बढ़े। मामला बहुत गड़बड़ है, मैं जानता हूं इतना सरल नहीं है, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई उपाय भी नहीं दिख रहा है। आज हमारे पास 10,000 गव्य सिद्ध है। ये सबने पंचगव्य विद्यापीठम ने सरकार से पैसा नहीं लिया, न किसी से कोई ग्रांट लिया। 10,000 गव्य सिद्धों को ट्रेनिंग दिया, गाय और गाय के जो बहुत सारे आयाम हैं, और उसमें कई लोग अपना धंधा कर रहे हैं पंचगव्य पे। मैं लास्ट में एक और बता दूं कि हमारे पास 24 केंद्र है भारत में पंचगव्य के, और कई कई केंद्रों में तो उन्होंने कैंसर से लेकर थैलेसीमिया को लेकर असाध्य रोगों का इलाज किया है देशी गाय के माध्यम से। तब तक मुझे भी आईएएस में कभी लगता नहीं था कि यार देशी गाय से इतना क्रांतिकारी होगा, लेकिन पिछले 10 सालों में, 20 सालों में मुझे लगा मैं कितना नालायक और अज्ञानी रहा। हमारे घर में गाय थी मगर हमने देशी गाय का महत्व समझा ही नहीं। इसलिए मैं पंचगव्य विद्यापीठम का वाइस चांसलर बन गया कि कम से कम जो अज्ञानता हमारे में रही, कम से कम हम तो चिल्ला चिल्ला कर बोले कि भैया बेचारी गाय का केवल वो स्वर्ग जाने के लिए राह मत देखो, उसका जो व्यावहारिक फायदा है, खाद में है, गौमूत्र में है, सोच में है, बीमारियों में है, फिनाइल में है, आर्थिक पहलू में है। जब कोई कुछ काम नहीं आएगा तो केवल आपकी देशी गाय काम आएगी। और उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, अज्ञानता के कारण, अनीति के कारण, अधर्मियों के कारण। तो इसलिए अपन तो अपने पापों का, वो क्या बोलते हैं उसको, पापों का माफी, पापों का विसर्जन, क्षमा याचना के रूप में मैं सबको बोलता हूँ, भैया साफ साफ बात करो दादा, दुनिया बहुत दुखी है। और ऐसे इसमें आप विकल्प के लिए मार्गदर्शन मत दो, उसको केवल अपने अनुभव दे दो, अनुकूल वातावरण के लिए लड़ो और उसको अपना भविष्य खुद बनाने दो, और कोई किसी का ठेकेदार न बने। और हालात जैसे है आप सब जानते हैं, तो एक ही उपाय है, मुझे तो लगता है आपने जो लाइन शुरू की है इसको राजनीतिक लाइन में न लेकर संपूर्ण क्रांति, स्वतंत्रता की क्रांति, स्वाभिमान की क्रांति, स्वरोजगार की क्रांति, व्यक्ति अपने को, जो मैंने पहले बोला कि अपना दिमाग खुद लगाओ और केवल चमचागिरी और पीछे पढ़ के, तो राजनीति में थोड़ा मुझे लगा कि ये पॉइंट में साफ कर दूं कि अपना इसमें राजनीतिक अभी नहीं है नेतृत्वशाला, वो संपूर्ण गांव को, समाज को, जाति को परिवर्तन की नेतृत्वशाला देने वाले की मैं बात कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद यार। कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पे काम मिलकर किया जाएगा, हम सभी उत्सुक हैं इस पर काम करने के लिए। और मैं अब अनुरोध करूंगा अशोक ठाकुर जी से, क्योंकि आज नंबर 2 पर आपका वक्तव्य है। अशोक जी, अगर आप सुन रहे हैं तो इस विषय पर, धर्म और नीति, इस बहुत विषय पर, जी अशोक जी। हाँ, बहुत सुंदर। मैं अभी कमल तावरी जी को सुन रहा था, आपके सब्जेक्ट को सुना, सभी को नमन करते हुए मैंने इस विषय को कैसे समझा और कैसे इसको एग्जीक्यूट किया, मैं वो बताना चाहता था जी कि सबसे पहले धर्म को क्या समझा। वीडियो ऑन कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा। बड़े इश्यूज में हूँ वैसे, मैं एक सेकंड के लिए ऑन कर तो सबसे बड़ी बात है कि धर्म को मैंने किस रूप में देखा। धर्म को धारण करने के रूप में देखा। व्यक्ति पूरक संज्ञा तो है, परंतु ये समूह पूरक है। आप अकेले आदमी का धर्म नहीं होता, धर्म समूह के अंदर उसकी परफॉर्मेंस है, इसीलिए इसको धारण करने के अर्थ में बोला। एक
दुर्भाग्य क्या हुआ दुनिया में चलते चलते कि धर्म को उन लोगों ने रिलीजन से जोड़ दिया, संप्रदाय से जोड़ दिया, उनकी डिक्शनरी की रही हो, समझ की प्रॉब्लम रही हो, जो भी रही हो, मगर धर्म का अर्थ कर्म था, प्रकृति थी, उसका मूल था किसी भी चीज का। और धर्म खाली व्यक्ति का ही नहीं था, वो मटेरियल वर्ल्ड का भी है, वो और चीजों का भी है, जब समूह के अंदर वो भागीदारी निभाते हैं। धर्म स्वचालक होता है, धर्म और कानून में कानून उसका पूरक होता है। धर्म के लिए उसको, अगर वो कोई कानून में गलती करता है तो उसको रोकने के लिए कानून है, परंतु धर्म के आगे बढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो धर्म की बातें सही। अगर मैं जीवन भारतीय दर्शन के हिसाब से जीवन देखूं तो एक नदी जिसमें अर्थ और काम जो उसका प्रवाह है, धर्म और मोक्ष उसके तट हैं, इसके बीच में जाते हुए अपने जीवन को उसको सफल करना है, अपने हिसाब से कर्म करने हैं। एक व्यक्ति, यदि मैं खाली एक व्यक्ति के रूप में हूं तो मेरा कोई धर्म नहीं है, परंतु यही व्यक्ति जब गृहस्थ बनता है, परिवार बनाता है, समाज में भागीदारी निभाता है, अपने विभिन्न पदों पर विभिन्न कार्यों जिम्मेदारियों को निभाता है, तो मैं जब पिता का रोल निभाता हूं तो पितृ धर्म आ जाता है। जब मैं एक टीम के लीडर के रूप में होता हूं तो लीडर धर्म होता है। तो कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि एक आदमी बहुत सारे धर्मों के साथ अलग अलग समय परफॉर्म कर रहा होता है। अब आता है नीति। नीति का अर्थ है कि दो ही तरह की विकास है, मतलब वृद्धि है, उसको बोलेंगे हम जीवन की, और एक है शरीर की, इसको मटेरियल वर्ड बोलते हैं। तो एक को हम बोलते हैं जागृति, एक को बोलते हैं हम विकास। विकास क्रम और जागृति क्रम। जागृति क्रम जीवन के अंदर होता है और विकास क्रम मटेरियल वर्ल्ड का होता है। अब इन दोनों कर्मों में, दोनों मतलब दोनों की प्रगति में, दोनों की प्रगति में जो नियम, नियंत्रण और संतुलन है, इनकी जो व्यवस्था बनी है, उस व्यवस्था जो एक अपनी स्वगति के ऊपर है, इसको नीति बोला जाए। ये जो व्यवस्था है विकास क्रम की और जागृति क्रम की, क्योंकि वस्तुएं विकास क्रम में है, आदमी जागृति क्रम में है। एक व्यक्ति के रूप में मैं ज्ञान में जागृत होता हूँ, शरीर विकसित होता है, तो विकास क्रम और जागृति क्रम दोनों साथ कम करते हैं। तो दोनों इस क्रमों में, विकास के क्रमों में, जागृति के क्रमों में जो नियम, नियंत्रण और संतुलन है, उसकी जो व्यवस्था बनाई जाए, उसके लिए नीति बनाई जाती है कि किसी भी चैप्टर को कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, इसमें कितना करना है। मैंने इन दोनों बातों को बड़ा समझने का प्रयास किया। और सच बताऊं, मैंने जो भी आजकल चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये मशीन लर्निंग और ये, मैंने तो ये पाया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस उससे बहुत ऊंचा है। हाँ, उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल रूटीन में नहीं है कि आप हर आदमी का हमेशा कोई बटन दबाएंगे तो सेम आंसर आएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था। हो सकता है किसी का जवाब बहुत बड़ा आ जाए और किसी का जवाब उतना प्रयास ना कर रहा हो तो कम आए, परंतु ह्यूमन इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और इंटेलिजेंस से बहुत दूर था, बहुत ऊंचाई पे था, बस को जागृत करने भर की देर थी। तो मैंने इसको देखा अपने स्कूलों में लगा करके कि जहां पर पढ़ाई, मतलब मुझे ये बड़ा हैरानी होती थी कि कौन था वो आदमी जिसने ये तय किया कि तीसरी क्लास में यही पढ़ाया जाएगा, चौथी में यही पढ़ाया जाएगा, पांचवी में यही पढ़ाया जाएगा। अरे भाई, ये हो सकता है 1750 में ये सिस्टम ठीक हो सकता है 1850 में भी ठीक हो, मगर आदमी तो इवोल्यूशन का दौर है, ये एक प्रयोग धर्मी प्राणी है, हमेशा कुछ नए की, कुछ अच्छे की, अपने विकास की, अपनी उन्नति की अपेक्षा में बहुत तेजी से काम करता है। और प्रत्येक व्यक्ति में कामना पाई जाती है। करना क्या है, किसी भी कामना को इच्छा में, इच्छा को तीव्र इच्छा में, तीव्र इच्छा को संकल्प में, संकल्प को संभावना में, संभावना को उपलब्धि में, उपलब्धि को अधिकार में,
और अधिकार को उसके स्वत्व में और स्वत्व को स्वतंत्रता में कन्वर्ट कर देना है। और ये हर व्यक्ति के अंदर है, कामना रहित कोई व्यक्ति पाया ही नहीं जाता जी, ये तो सब में थी। तो यही मेरा कहना था कि दोस्तों, स्कूल में बहुत आसान था किसी भी देश की, किसी भी मानवता की, सभ्यता की जड़ स्कूलों में स्थापित करी जा सकती है। और वही एक सही जगह है जहां पर हम सही तरीके से समाज, माता पिता और हम सब लोग मिलके काम करें। तो मैं कहता हूं कि इंसान को पढ़ाने की जरूरत पड़ती है, जानवरों को नहीं, क्योंकि वो 100% जो भी है वो है। आप में से किसी ने कभी कोई गधा 50% गधा देखा है क्या? वो 100% गधा होता है। नीम का पेड़ 100% नीम का पेड़ होता है। आम का पेड़ 100% आम का पेड़ होता है। बस आदमी में डाउट होता है, भाई साहब ये कितने परसेंट है, कितने परसेंट रहेगा और कितने परसेंट 100% होने में कितना समय लेगा। ये पेड़ पौधों, मटेरियल वर्ल्ड में या प्लांट वर्ल्ड में या एनिमल वर्ल्ड में वो 100% अपनी यात्रा करके पूर्णता की स्थिति में खड़े हैं। उनमें कल्पना शक्ति, बस फर्क ये है कि उनमें कल्पना शक्ति और कर्म स्वतंत्रता बहुत कम है। स्वयं को बनाए रखने, स्वयं को सुरक्षित रखने में ही उनकी कल्पना शक्ति और कर्म स्वतंत्रता है। मानव इवोल्यूशन के दौर में है और ये प्रयोग धर्मी होते हुए कभी गुफाओं में रहता हुआ, कपड़े पेड़ के पत्ते लपेटता हुआ, प्रयोग धर्मी होने के कारण आज अपार्टमेंट बनाता है, चांद पर पहुंच जाता है, मंगल जाने की बातें करता है और कुछ भी प्रयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। कुछ लोग किसी की गलतियों से सीख लेते हैं, कुछ लोग खुद करके सीखते हैं, परंतु बेस्ट तरीका ये है कि इन्हीं परिस्थितियों में लोग किसी सफल प्रयोग से ज्यादा अच्छा सीखते हैं। मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि यदि अपनी गलतियों से सीखे व्यक्ति, तो यकीन मानिए बहुत ही कोहराम सा मच जाएगा, क्योंकि हर आदमी गलती करने के लिए स्वतंत्र है, परिणाम भुगतने के लिए परतंत्र है। तो अगर इतनी गलतियां अगर 760 करोड़ लोग करेंगे, तो यकीन मानिए इस दुनिया में आदमी का 1 मिनट भी जीना संभव हो जाएगा। तो बेहतर है कि गलती करने की बजाय या दूसरे की गलतियों से ज्यादा सीखने की बजाय हम सब लोगों को, जो उद्यमी लोग हैं, जो तावरी साहब कह रहे थे, या कुछ लोग जो प्रयोग करने वाले हैं, उन लोगों को एक इसी परिस्थिति में, इसी कम काबिलियत, इसी कम रिसोर्स के साथ में कुछ सफल उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ेंगे, जिससे समाज एक सबक लेगा, समाज अपना स्थान देखेगा। समाज के उद्यमी लोग, समाज के वो आगे बढ़ने वाले लोग, प्रयोग धर्मी लोग, उसी प्रयोग को इस दुनिया में फैलाएंगे और एक बहुत बड़ी समझ का एक सेंटर बन जाएगा। जो भारत ने पूरे विश्व को धर्म और अध्यात्म की शिक्षा दी, जो शब्द समझाए, वो अपनी वास्तविकता में आ जाएंगे। और वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ, जिसमें वसुदेव में कुछ भी जो लेने की बजाय देने वाले का रूप हम सब में आ जाएगा। मैं तो यही अपने स्कूल में करता हूँ कि बच्चों के अंदर कैसे उनका एटीट्यूड, क्योंकि नया लर्निंग जो ऑर्डर आया है, जिसको मैं 12-13 साल से कर रहा था, अब आइडेंटिफिकेशन में आया है कि पहले क्या होता था कि इंफॉर्मेशन से स्किल दो और स्किल से नॉलेज हो जाने के बाद वो आदमी काबिल माना जाता था, परंतु आदमी कभी भी खतरनाक हो जाता था। जो नया लर्निंग ऑर्डर आया है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले एटीट्यूड स्टैब्लिश करो, उसके बाद वैल्यूज दो, फिर स्किल कराओ, और जो भी इससे हासिल हो वो नॉलेज। तो ये यकीन रखिए कि आदमी कितनी बुरी परिस्थिति में भी, ये आदमी जिसका फाउंडेशन ये टी फॉर्म में है, मतलब जिसका पैरेलल नीचे वो लगा हुआ है, तो वो एटीट्यूड और वैल्यू से है, ऊपर जो टॉप है वो स्किल और नॉलेज से है। तो इस तरह का आदमी कितना भी टेढ़ा मेढ़ा, कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, कितना भी कुछ खराब हालात हों, वो एक लिमिट तक ही नीचे जाएगा, उससे बुरा वो नहीं कर पाएगा। तो ये नया लर्निंग ऑर्डर एक आया हुआ है, मुझे इसको करते हुए 14-15 साल हो गए। इस लर्निंग ऑर्डर को मैं अपने यहाँ दिखाता हूँ और मेरे कार्य को सुंदर शब्द मिल जाते हैं और लोगों को एक एग्जाम्पल मिल जाता है, जिससे यात्रा चल पड़ती है। और सब्जेक्टों को जब मैं देखता हूँ कि मैं तो हैरान होता हूँ कि कौन था वो आदमी जिसने ये तय किया। शायद 1700-1800 में हो सकता है कि उतना ज्ञान ना रहा उस पीढ़ी में,
क्योंकि उसके बारे में मुझे बहुत नहीं मालूम। मगर आज की पीढ़ी में, आज बच्चों का जनरेशन जो आ रही है, इसको जब मैं यूरोप में पढ़ता हूँ तो एक्स जनरेशन, अल्फा जनरेशन, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। अगर मैं तो कहता हूँ हर आने वाली पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से तेज होनी ही चाहिए और होती है। यदि वो नहीं होगी तो यकीन मानिए, आज 2024 जो हम कल लगेगा, उसमें 2018 में जीने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर पीढ़ी एडवांस नहीं होगी, पीढ़ियां बदलती जा रही हैं, एटीट्यूड, वैल्यूज और यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइज होते जा रहे हैं, परंतु एजुकेशन वो वही 1760 1560 का तरीका और 2025 का प्रोडक्ट होने की उम्मीद, ये कुछ चमत्कारी होगा अगर हमने एजुकेशन में बदलाव नहीं किया। मैंने तो इसमें क्या किया कि एक ही, मान लीजिए फिफ्थ में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिक्स्थ में भी है, सेवन्थ में भी है, 10th में भी होता है और डॉक्टरी में भी होता है। तो मैंने उसको 3 या 4 साल का डाइजेस्टिव सिस्टम इकट्ठा जोड़ करके होल टू पार्ट समझाया, और ये सिस्टम इतना इफेक्टिव हुआ। 7 साल से चला रहा हूँ। लोग आते हैं मेरे यहाँ, कहते हैं कि तीसरी का बच्चा छठी पढ़ रहा है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि अभी भी 1860 में रह गए भाई। तीसरी का बच्चा तो 10वीं में पढ़ सकता था, मगर पेरेंट्स के प्रेशर के कारण, नीतियों के सही ना होने के कारण, व्यवस्था में वो उपयोगिता ना अवसर उपयोगिता का अवसर ना देने के कारण अभी भी मजबूरियां हैं, सुनना पड़ता है। क्योंकि एजुकेशन में जो नीति निर्धारक हैं, उनकी अपनी सोच है, वो बच्चे की जनरेशन से नहीं, वो सिर्फ बुराई से जिसको गिने जा रहे हैं। और हमारी भी मजबूरियां, परंतु अच्छी चीज ये है कि अच्छाई के बारे में उनको भी कम मालूम है। आप प्रयोग करो। लोग जब बैरियर टूटता हुआ देखते हैं, लोग जब बच्चों का जब उनका कैलिबर देखते हैं, तो वो इग्नोर कर देते हैं कि आपने कोई बैरियर तोड़ा है, नीति तोड़ी है, नियम गलत किया है। वो एक्सेप्ट हो जाता है। और सच कहूं, लाइटर नोट पे कहूं, तो हम जैसे लोगों की पहचान बन जाती है। और यही पहचान हमें इस दुनिया में आगे कार्य करने का और थोड़ा बहुत सम्मान का रास्ता बन जाता है, जिससे हम और उत्साहित होकर के अपनी इस कार्य को आगे बढ़ा पाते हैं। और मैं तो कहता हूं कि शिक्षा मात्र 3-4 साल की है, हद से हद 5 साल की। हाँ, जब 5 साल में BA MA हो जाए, उसके बाद हमें कार्य और व्यवहार पर निगाह रखनी पड़ेगी। उसके लिए हमें लंबा समय चाहिए। बच्चे के पास 18 साल की उम्र तक का ही समय है। इस समय को हम किताबों में उलझा के छोड़ देते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि भगवान महावीर और गुरु नानक जैसे लोग 12 साल में सभी बंधन के बाद धर्म के प्रवर्तक बन गए, और सिद्धार्थ नाम का युवक 6 साल में महात्मा बुद्ध बन गया। हमने 20 साल 35,000 घंटे बच्चों के इस्तेमाल करने के बाद, कितना रिसोर्स और कितना इंफ्रा लगाने के बाद, जहां पर 6 साल में एक आदमी, सिद्धार्थ नाम का युवक, महात्मा बुद्ध बनता है, और हमारे 20 साल 35,000 घंटे हमारे को देने के बाद हर बच्चा महात्मा बुद्ध बना बना घूमता है, महात्मा बुद्धू हो जाता है। वो एक महात्मा बुद्ध बनता है और हमारे यहाँ बच्चे महात्मा बुद्धू बन जाते हैं। वो तो बैल की, जो हम कहते हैं बैल वाला रूप, कि बैल को किसने पैदा किया, तो बोले गाय ने पैदा किया। नहीं, गाय माता ने बैल नहीं पैदा किया। गाय माता ने या तो गाय पैदा करी या सांड पैदा करा। मानव ने अपने स्वार्थ के चक्कर में उस एक सांड के साथ में मजाक किया, उसको कास्केट कर दिया। वो बेचारा, बैल को ये समझ नहीं आता कि दूध दूं या बच्चे पैदा करूं। उसको सामान ढोने का एक सेंटर बना दिया। आज भी यदि आप किसी से कहें कि आप बैल लगते हैं, तो उसको ये समझ नहीं आएगा मेरी शक्ति के बारे में प्रशंसा है या मुझे मूर्ख समझा जा रहा है। वहां जानवर के साथ बैल बनाया गया, या हमने स्कूलों में हर बच्चों को बैल बना दिया। वो सिर्फ शासन प्रशासन के कार्य करने के लिए एक हेडलेस ओबीडियंट सर्वेंट बने बने घूमते रह गए। और वक्त आ गया, इन मंचों से, इन जगहों से, इन प्लेटफॉर्मों से इस बात को धीरे से डाला जाए कि बच्चों में संभावना ज्यादा है, काम करने भर की जरूरत है, बच्चे बड़ा रिजल्ट खड़ा कर सकते हैं, और हर माँ बाप इसके लिए उत्सुक है
जरूरत है तो कुछ साहसी लोगों की जो इसके साथ आगे चल सके। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आज। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आपने जो बातें रखी और जिस प्रकार से रखी वो वाकई सराहनीय है, और जो आपका दर्द है वो साफ दिखाई दे रहा है इन बातों में। एक जो आज की हमारी शिक्षा नीति या शिक्षा व्यवस्था है उसमें पिछले जो कुछ 100 सालों में प्रयोग बिल्कुल नहीं हुए, और बिल्कुल उसको एक बैल पद्धति की शिक्षा पद्धति बना दिया गया। वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और इसी विषय पे बहुत सारे लोगों के प्रश्न और संशय और सलाह और अपने मत हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अशोक जी ने जो बातें रखी उस पर कोई भी आपका प्रश्न, सलाह, संशय या मत हो, वो आप यहाँ पर अशोक जी से के सामने रख सकते हैं, हम सभी के सामने रख सकते हैं। आरवी सिंह जी, दीप्ति विलास सर, कमल सर, मदन कर्नाटक जी, श्री राय जी और अन्य साथी। मैं तो सभी साथियों को, यदि वो दिल्ली आए तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि स्कूल घूमने आए और मुझे कुछ सलाह दें, क्योंकि उनका अनुभव खूब है। क्योंकि कोई भी आदमी कंप्लीट नहीं होता, और मैं तो उनके प्रति कृतज्ञ हूँ कि जिन लोगों ने ये प्रयोग से असफल हुए, उन लोगों ने मुझे बताया कि ये प्रयोग को कैसे करना चाहिए था, किन कारणों से वो असफल हुए। तो उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनका, कि वो असफल ना होते तो मैं भी उतना ही समय लगाता उसको असफल होने में। तो यदि कोई सुझाव हो तो मुझे जरूर दें, स्कूल देखने आए। मैंने जी एक प्रयोग किया है, अपनी राय बताएं मुझे। जी। जी जी, आपका जो प्रयोग है ये बहुत ही एक विशिष्ट प्रयोग है, और साथ ही साथ देश में ऐसे कुछ चुनिंदा लोग हैं, 10-20 लोग, जिनमें से कुछ को मैं जानता हूँ, जिन्होंने इस तरह के प्रयोग किए हैं आज की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में। और ये प्रयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं से आगे की राह सरल होगी, और हमें जो है एक नई शिक्षा व्यवस्था, जो कि शायद हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का ही कुछ अंश लिए होगी, और आज के जो नए अन्वेषण हैं उनको साथ में लिए ही होगी, तो उसको लेकर हम कुछ और बेहतर करने की स्थिति में होंगे। मैं आग्रह करूंगा दीप्ति सर से कि अभी तक की जो चर्चा हुई है उस पर अगर आप कोई वक्तव्य देना चाहते हैं तो अ, कृपया देने का कष्ट करें। दीप्ति सर। हाँ, मैं आप सुनाई पड़ रहा है क्या? जी जी जी। हाँ अभिषेक जी, सो आपने इस प्रकार के डिस्कशन का, विचार का आपने एक वो फोरम बनाया हुआ है, और मैं देख रहा हूँ कि काफी दिग्गज इसमें पार्टिसिपेंट भी आके बैठे हुए हैं और उन्होंने अपना मत व्यक्त किया। लेकिन अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि जननीति जिसके संदर्भ में हम लोगों ने जो संस्था बनाई है, तो उसमें इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। और दूसरा ये है कि आइडियलिज्म जिसको कहते हैं, वो तो कूट कूट के है, इसको प्रैक्टिकलिटी में हम लोग कैसे लेके आए। और इसका क्या धर्म से कोई संबंध है कि सिर्फ सिविल सोसाइटी और सिविक सोसाइटी और गुड वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं। इन बिंदुओं पर थोड़ा और विचार करने की जरूरत है। और यदि कोई सामाजिक परिवर्तन लाना चाहता है तो या तो शंकराचार्य जैसे विद्वान हों, और न तो ऐसे कोई राजनीतिक तहलका मचे इसमें धर्म की जो भी अभिलाषाएं आशाएं हैं, उसमें जो विजन है वो उसमें स्थानांतरित हो। तो इसका मोडेलिटीज कैसे होगा ये समझ में नहीं आता। और राजनीति में धर्म का कितना कंट्रीब्यूशन होगा या होना चाहिए, इसके ऊपर भी चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि यदि गवर्नमेंट मशीनरी जिसको कहते हैं, राजनीति जिसे कहते हैं, उसमें अगर इन विचारों को संबद्ध किया जाए
तो ये किस प्रकार से हो पाएगा, इस पे भी एक विचार करने की जरूरत है। थैंक यू अभिषेक जी। थैंक यू सर। जो आपके संशय हैं, जो प्रश्न हैं, उनमें बहुतों के जो हमने कुछ चीजों पर हम सभी ने विचार किया हुआ है, उसको हम आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं श्री रॉय जी से आग्रह करूंगा कि अभी तक की जितनी चर्चा हो रही है उस पर अपना वक्तव्य दें, और जो भी प्रश्न या जो भी विचार हैं वो कृपया हम सभी के समक्ष रखें। श्री रॉय जी एक बहुत ही वरिष्ठ एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, जी और सबसे बड़ी खूबी ये है कि श्री राय जी को पूरे नॉर्थ से लेकर साउथ तक बहुत से लोग और बहुत सारी संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं, और पिछले 50 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। श्री जी। सभी महान विभूतियों को प्रणाम। मैं वक्ता या वक्तव्य में विश्वास कम करता हूँ। प्रैक्टिकली जमीन पे जुड़ के जो भी हो सके, संभव हो, उस पे काम करते रहना। पूरी जिंदगी उसी में गुजरी है, और ये करते करते सीखने का मौका मिलता है। डॉक्टर कमल टावरी जी हों, अशोक ठाकुर जी हों, या जो भी महानुभाव यहाँ, सबके पास असीमित क्षमता है। तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि सब अपने आप में काफी हद तक माहिरत हैं, और इसीलिए विधाता ने भेजा है यहाँ कुछ करने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि हम सब लोग डुप्लीकेट करें, लेकिन कोलैबोरेट करें जहां भी पॉसिबल हो सके। जैसे कमल टावरी जी भी बुला रहे हैं, अशोक ठाकुर जी भी बुला रहे हैं, या हम सब लोग जो भी यहाँ हैं, सब लोग एक दूसरे को इनवाइट कर रहे हैं। आए, मिलके हम देखें कि 1 और 1 11 कैसे होता है। परिभाषाएं धर्म की, नीति की, बहुत कुछ हम करते रहेंगे। फिलहाल तो मैं कहता हूं कि सबको विराम देके जिसको जो समझ में आता है धर्म और नीति, उस पर गहराई में काम करें। मुझे जो अनुभव हुआ है, अभी शंकराचार्य का नाम आ रहा था, या गौतम बुद्ध का नाम आ रहा था, या किसी का भी नाम हम ले लें महापुरुषों का, तो अगर उनकी कहानी देखें तो बच्चे की जिस दिन नींव बीजारोपण होता है माता पिता द्वारा, वहीं से उसका शिक्षा आरंभ हो जाता है। आज अगर समाज में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, दोनों रूप दिखाई पड़ता है। अद्भुत लोग भी दिखाई पड़ते हैं, साधारण लोग भी दिखाई पड़ते हैं। हमें अगर अद्भुत समाज बनना है तो सबसे पहले वो अविवाहित बच्चे हैं, उनके अच्छे संस्कार में लाके हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में आदर्श कहो, व्यवहारिक कहो, कि जिस करके और हम लोग कुछ भी करेंगे, रिजल्ट तो जरूर देगा, पहले से अच्छा देगा, लेकिन अधूरा ही रह जाएगा। ग्राउंड पे हमें जो काम करना है, हम 2 हिस्से में बात करते हैं। एक अपने में निखार लाएं और एक समाज में निखार लाएं। चाहे वो सरकार की चीज हो या व्यवस्था की चीज हो, उस पर हमारा डायरेक्ट बोल रहे हैं। असरकारी, सरकार से अलग, और जो असरदार हो, स्वावलंबी हो, इस पे हम लोग ग्राउंड में काम करना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी एजेंसी जो दूषित हो चुकी है, वो अगर इंटरफेयर करने की पोजीशन में हो। श्री जी की तरफ से कुछ नेटवर्क का इशू है, कुछ नेटवर्क उनका सही नहीं काम कर रहा है, इसी वजह से वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। मैं श्री जी, आप सुन पा रहे हैं? जी श्री जी, आपका नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। जी, आपका नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पर। मैं आग्रह करूंगा कि हेलो श्री जी, मैं आग्रह करूंगा
आरवी सिंह जी से कि वो इस विषय को आगे बढ़ाएं। श्री जी की तरफ से अभी कुछ दिक्कत है, इस वजह से वो शायद हम लोगों को आवाज उनकी सुनाई नहीं दे रही है। आरवी सिंह जी, धन्यवाद आपका। आपका मैं बहुत बहुत ऑडिबल हूँ? हाँ, जी मैं जी, ऑडिबल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं भूल जाऊंगा बाद में, इसलिए मैं नए साल की मुबारकबाद सबको पहले ही देना चाहता हूँ। अभी कुछ घंटों के बाद आपको भी में और सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हाँ, शुभकामनाएं। नव वर्ष की बधाई मैं दूंगा। ये नव वर्ष कुछ अभी राय अच्छा साहब जो होगा। बोल रहे थे, उनकी जरा थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम तो थी, सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि शायद वो जहाँ कंसंट्रेट कर रहे थे बहुत सही जगह पे जा रहे थे वो। बात यह है सर जी, सबसे पहले तो हम ये सोचें कि हम जो कुछ कर रहे हैं, वो जो कुछ करने का हमारे मन में आ रही है, प्रेरणा आ रही है, क्या करने की आ रही है प्रेरणा, क्यों आ रही है, किसके लिए, व्हाट फॉर। जैसे टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, या क्या, क्या या किस तरफ हम जाना चाहते हैं। हम शायद ये सभी सभी सोचना चाहते हैं कि हमारे संसार में कोई दुखी ना हो, हमारा कोई भी प्राणी दुखी न हो, हम सब उन्नति करें, समाज एक उन्नत हो। हम अगर दुनिया को जैसे हमारे पूर्वज छोड़ गए थे, हम भी छोड़ जाएंगे, लेकिन हम कुछ थोड़ा बेहतर छोड़ के जाएं इसको, यही हम चाहते हैं। और ऐसे बहुत से आयाम हैं जिनको के इस मौजूदा प्रजातांत्रिक व्यवस्था, इसमें काफी दूषण आ गया है। इससे हमें कुछ कल्पना करना, इससे कुछ आशा करना भी अब शायद ठीक सा नहीं लग रहा है। अब तो नहीं है, अपने आप ही इंडिविजुअली कुछ अपना ऐसे प्रयोग करेंगे। जो बुद्धिजीवी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, ये इनकी प्रेरणा से ही कोई नई बात स्फुरण होगी, कोई नई बात आगे आएगी। आपके टॉपिक में धर्म और नीति ऐसा कुछ था, जी सबके नाम आए। मैं एक थोड़ा क्षमा मांगते हुए सबसे छोटी सी बात कहना चाहूंगा। एक चरित्र हमारे रामायण में हुआ, और उससे घटिया चरित्र कम, बहुत कम रहे, उसको पनिशमेंट भी दिया गया, और उसका पनिशमेंट बड़ा बड़ा ही राम राज्य का पनिशमेंट माना माना जाता है, बड़ा ही बहुत ही घृणात्मक पनिशमेंट है वो। सुपर्णखा, सुपर्णखा जैसी महिला, जिस पर के कोई भी अपने बच्चे का नाम या किसी का नाम भी नहीं रखना चाहेगा, सुपर्णखा कहने से ही ये गाली हो जाती है। लेकिन सुपर खान ने उसकी ये नाक कान विहीन कर दिया गया जब उसको, तो रक्त रंजित अवस्था में जब अपने भाई रावण के दरबार में पहुंचती है विलाप करती हुई, उस वक्त जो शब्द गोस्वामी जी ने उससे कहलवाए हैं, मेरा दावा है कि आज की विदुषी से विदुषी महिला भी नहीं कह पाएगी। कोई नहीं, मुझे तो कोई मिला नहीं साहब। हो सकता है मेरी बात में कोई अहंकार आ रहा हो, इसके लिए क्षमा, लेकिन मुझे कोई मिला नहीं इतनी विदुषी महिला। शूर्पणखा के शब्द हैं कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। शब्दों पर गौर करें आप, कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरे ही समर्पे बिनु शुभ कर्मा। रावण को कह रही है, वायु कह रही है कि तुमने अच्छे अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम किए, और क्या क्या नहीं किया आपने समाज के हित में। आपने धर्मशाला बनवाई, विद्यालय बनवाए, बड़ा बहुत ज्यादा काम किए, सड़कें बनवाई, लोगों के लिए काफी धन उपलब्ध करवाया, उनको राशन दिया। हेलो, जी जी हेलो, जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, सब कुछ जी किया, लेकिन उसका अहंकार आपने धारण करे रखा कि हमने किया, एक नाम नेम प्लेट लिखवा दी उस पर या कहीं करवा दिया सब जगह, ऐसा नहीं। ये हरे ही समर्पे, ये सारा का सारा जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, जो कुछ संसार में जितने भी जीव दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब हमारे उसमें वही परमात्मा की छवि देखी जाए। जो मेरे अंदर है वही उसके अंदर है, यही समता का भाव है। हम किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझें, ये भावना हमारी थोड़ी कहीं गलत हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि ये परमात्मा को समर्पित कर दो। हमारे यहाँ कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, ये कुछ भी कहिए, और भी बातें हैं, लेकिन ये अवश्य बात है कि राजनीति में धर्म भी आवश्यक है,
धन तो पहले ही बोला है उसने कि धन के बिना नहीं होती, लेकिन धर्म भी आवश्यक है। और ये धर्म यही है, हम जो भी अच्छा काम करें वो समाज के हित के लिए करें, और उसको हर ही समर्पित, परमात्मा को समर्पित करते हैं। ये हर चीज ये परमात्मा का मतलब जनता को समर्पित करते हैं, लोगों को समर्पित करते हैं, ऐसी भावना रहनी चाहिए पहले। ये एक मूल है उसका। हम समझ रहे हैं कि जो कोई भी हम जिस भी भावना का अंकुरण हमारे अंदर होता है कि हम ऐसा करके ऐसा हो जाएगा, ये पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए, उसके सेंट्रल पॉइंट ये है, वी वांट टू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फोकस हेल्पिंग असिस्टिंग द वीक। जो भी समाज का कोई कमजोर प्राणी है, या कोई लगता है कि जैसे कोई कष्ट कष्ट हो रहा है, वो जो असुविधा में है, उसको हम सुविधा प्रदान करके खुश देखना चाहते हैं। ये हमारी वृत्ति है। और इसका हमारा जो धर्म से संबंध है वो ये है कि हमारे अंदर परमात्मा का निवास है, वो सच्चिदानंद है, सतचित आनंद है, और हम सब जगह आनंद देखना चाहते हैं। हम सभी, हमारे जो दिग्गज हैं उनके सामने मैं तो बहुत छोटा प्राणी हूँ, बोल पाऊंगा, लेकिन उनके अंदर भी जो स्फुरना आ रही है, उसके मूल में भावना ये है कि वो दूसरों को सुखी देखना चाहते हैं, सबको आनंद में देखना चाहते हैं। ये इसका मूल सेंट्रल पॉइंट ये है, वी वांट टू सी दैट एवरीबॉडी शुड बी हैप्पी, एवरीबॉडी शुड बी हैप्पी। इंस्टेड एज आज हम विश्व में हैप्पीनेस इंडेक्स में 146 कंट्रीज के सर्वे में 126 में पायदान पे हैं। आप सोचिए, आप 125 देश ऐसे भी है जहां का नागरिक हमसे ज्यादा खुश है, हैप्पी है। पैसा हैप्पीनेस नहीं लाता है, और भी परिस्थितियां होती हैं दुनिया, वो भी सब सोचना पड़ेगा, उस सबको संग्रहित करके बात करेंगे। राय साहब की बात बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे ये, लेकिन क्या बताएं, ये नेट ने सहायता नहीं करी। अगर वो पूरी बात बोल पाते तो फिर दोबारा उनको मौका दिया जाए। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जी, शिक्षाविद हमारे मैं ठाकुर साहब श्री ने राय बोला जी है। आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि अपनी बात को पूर्ण करें, कंप्लीट करें, और हाँ, आपकी करवाइए बात को सभी सुनना चाहते हैं। करवाइए। श्री जी। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, आप पहले से बेहतर हैं। ओके, शायद मैं धीरे बोलूं जी तो आवाज पहुंच सके। जी। तो जैसा आरबी सिंह साहब भी बोल रहे थे कि सबसे बड़ा चीज है कि मैं अगर समाज में कुछ करना चाहता हूं तो समाज को वही चीज दे पाऊंगा जो मेरे पास हो। अगर बुद्धि देना चाहता हूं तो सबसे पहले मेरे पास बुद्धि होनी जरूरी है। समृद्धि देना चाहता हूं तो मेरे पास होना जरूरी है। मुझे एक चीज समझ में आया है कि सबसे बड़ा दान होता है अभय दान। हर व्यक्ति अभय की स्थिति में जी सके, किसी भी तरह का भय न हो उसको। और भय का भी एक मुख्य कारण व्याधि होती है, किसी न किसी तरह की तकलीफ है, कोई न कोई कमी महसूस हो रही है, चाहे वो शारीरिक क्षमता में हो, मानसिक क्षमता में हो, व्यावसायिक क्षमता में हो, इंटरपर्सनल रिलेशन में हो, कहीं ना कहीं कोई व्याधि है। तो समाज को व्याधि मुक्त करना है तो सबसे पहले अपने को व्याधि मुक्त करना है। तभी दो हिस्से में काम हो सकता है कि अपने पे करूं, समाज पे करूं। अगर अपने को नेग्लेक्ट कर दूंगा तो समाज में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव हमेशा ये सिखाता है कि सबसे बड़ा अधर्म है अपने अहम में जीना, कि मैं कुछ बहुत ही काबिल हूं और बाकी सब मेरे सामने नालायक हैं। अभी अशोक ठाकुर जी बोल रहे थे, सारांश यही है कि हर बच्चा जो आ रहा है एक इवॉल्व सोल है और प्रीवियस जनरेशन से बेहतर आ रहा है, प्रोवाइडेड उसको उस बेहतरीनी में जीने का मौका दिया जाए। हम समाज में सब मिलके, माता पिता के रूप में क्या रोल होना चाहिए, अगर टीचर के रूप में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है तो वहां पे क्या रोल होना चाहिए, सोशल एल्डर के रूप में क्या रोल होना चाहिए, बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हम दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर ना करें। ऐसा समाज का रचना किया जाए कि हर व्यक्ति जहां है वहां से इवोल्यूशन की तरफ स्वतंत्र रूप से उसको पूरा मौका हो, वो अपने आप को विकसित कर सके। आज हम लोग सारे के सारे कुछ न कुछ आइडियाज दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बचना है।
समाज का डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जो मनुष्य का डेवलपमेंट हो, और मनुष्य के डेवलपमेंट के लिए उसकी अपनी इंडिपेंडेंट सोच शक्ति को डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो जड़ में जाना पड़ेगा, एक दूसरे से कोलैबोरेट करना पड़ेगा, एक दूसरे से सीखना पड़ेगा। और जैसा अभी आरबी सिंह साहब बोल रहे थे कि हैप्पीनेस इंडेक्स या आनंद की स्थिति अगर हाईएस्ट है, आनंद क्या है पहले उसको समझना पड़ेगा। किसी व्यक्ति की सारी जरूरतें अपने आप पूरी हों, आत्मनिर्भर हो, तो शायद आनंद की स्थिति में आएगा। लेकिन किसी भी चीज के लिए अगर वो डिपेंडेंट है, चाहे वो माता पिता पे डिपेंडेंट है, समाज पे डिपेंडेंट है, सरकार पे डिपेंडेंट है, तो गुलामी की एक कड़ी है और वो कभी आनंद की स्थिति में नहीं रह सकता है। तो मैं तो कहता हूं कि माता पिता का बंधन हो, समाज का बंधन हो, सरकार का बंधन हो, एक तरह की व्याधि की जड़ है। हर बंधन को समझना पड़ेगा जो कि मानव को मानव के रूप में विकसित करने में मदद नहीं कर रहा है, बल्कि रुकावट बन रहा है। और एटलीस्ट मैं उस रुकावट का हिस्सा ना बनूं। आज के लिए मैं इतना ही। और आरबी सिंह साहब, अशोक जी, कमल टावरी जी, मैं जल्दी आप लोगों के यहाँ आपके महकमे में आके मिलना चाहूंगा, बैठना चाहूंगा, आपकी सेवा में आपके साथ शरीक होना चाहूंगा। थैंक यू। धन्यवाद श्री जी। हमारे साथ मदन जी हैं। मदन जी एक बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ इन विषयों पर काफी अच्छी समझ रखते हैं, जो कि आज की व्यवहारिक समझ है। शास्त्रीय समझ के विषय में मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन व्यवहारिक समझ उनको बहुत है। मैं आग्रह करूंगा मदन जी से कि इस चर्चा पर अगर कोई प्रश्न या कोई वक्तव्य वो देना चाहते हैं तो वो प्रश्न कर सकते हैं या वो वक्तव्य दे सकते हैं। मदन जी। धन्यवाद धर्म और नीति। जी। धन्यवाद मेरी आवाज मदन आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही। कितना समय देंगे आप मेरे को बात करने के लिए, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपके पास 10 से 15 मिनट है। 10 मिनट है आपके पास। धन्यवाद। मैं उससे पहले ही अपनी बात को पूर्ण कर लूंगा। और जी सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। जी और कमलानंद जी शायद अभी ऑनलाइन नहीं है, कमल टावरी जी। जी। हाँ, कुछ उनको कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ लोग धर्म सभा में व्यस्त हैं और कुछ लोगों का और वो है, इस वजह से नहीं है, लेकिन बाकी और हमारे साथी हैं। मैं उनसे काफी पहले से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं चाह रहा था कि उनसे भी अगर वार्तालाप होता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि उस समय मेरे को जी समय नहीं दिया गया। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन आज धर्म और नीति के ऊपर बात हो रही है। जी तो धर्म का अगर हम शाब्दिक अर्थ पर जाए तो उपासना, पूजा पाठ, आराधना, सामाजिक कर्तव्य कहलाता है। और नीति की बात करें तो हमारा नीति जो है व्यवहार, कार्य करने का तरीका, ये सारी चीजें होती है। लेकिन वर्तमान में भारत देश की समस्याओं के ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा गहन चिंतन किया जा रहा है। हमारी सरकार भी कार्य कर रही है, आप भी कार्य कर रहे हैं। और एक आम जनमानस में बहुत ज्यादा आक्रोश है कि जो आज तक नहीं हो पाया वो अब होना चाहिए। मोदी जी की सरकार में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं और बहुत सारे कार्य जो कि अभी नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं धर्म और नीति के बारे में ये कहना चाहूंगा कि अगर देश में महात्मा गांधी जी की बात होती है तो ये जानना चाहिए कि महात्मा जी गांधी जी कौन से नंबर पर पैदा हुए थे, स्वामी विवेकानंद जी कौन से नंबर पर पैदा हुए थे, सुभाष चंद्र बोस जी कौन से नंबर पर पैदा हुए थे, भीमराव अंबेडकर जी कौन से नंबर पर पैदा हुए थे। मैं आपसे ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जनसंख्या हमारी 140 करोड़ हो गई है, हमारी 145 करोड़ हो गई है, लेकिन हमारे पास में 145 पदक नहीं आ पाते हैं ओलंपिक में। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब मैं इस बात को यहीं पर विराम दूंगा। इसके बाद अब मैं बात करूंगा नीति की। नीति मतलब कार्य करने का तरीका। कार्य करने का तरीका हमारे सभी विभागों में आज के समय में देखिए बड़ा चिंता की बात है। कमलानंद जी ने बोला कि मेरे को गाय की बड़ी चिंता है, तो आज रिटायरमेंट के बाद कमलानंद जी को गाय याद आ रही है।
मैं पिछले जो संवाद था उस संवाद में मैंने बोला था कि भ्रष्टाचार जो है वो बड़ों से छोटों में आता है, छोटों से कभी भी बड़ों में नहीं जाता है। और अगर ये बात अगर वो 40 साल में समझ जाते तो आज रिटायरमेंट के बाद में उनको पश्चाताप ना होता शायद, आज बहुत बड़ा कार्य हो गया होता। क्योंकि कमलानंद जी ने जहां भी गए उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। और नीति के बारे में दूसरा सिद्धांत भारत देश के अंदर यह है कि काम करने वाला व्यक्ति और काम नहीं करने वाला व्यक्ति दोनों की तनख्वाह एक होती है एक विभाग के अंदर। तो हमको ये तय करना चाहिए कि कौन व्यक्ति काम कर रहा है और कौन व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, उसका हमको निर्धारण करना पड़ेगा, जिसको कि हम वीआरएस बोलते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विसेज, वो हमको देना पड़ेगा। इस दिशा में हमको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जागृति क्रम, विकास क्रम की बात की थी टावरी साहब ने, तो मैं टावरी साहब से ये कहना चाहूंगा कि आज आप गांव पर पहुंच रहे हैं। वो गांव जो गांव आपका आधार थे, वो गांव आज तक आपके लिए अनपढ़ थे, बेरोजगार थे, उनको अनपढ़ बोला जाता था। आज आप गांव की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं आज आप गांव की ओर? आप शहर के अंदर रहते हैं, आप गांव के अंदर क्यों नहीं रहते हैं? गांव के अंदर आपने झोंपड़े सारे खत्म करवा दिए, सारे झोंपड़े आपने खत्म करवा दिए। क्यों झोंपड़े खत्म करवा दिए? जिस दिन आपने झोंपड़े खत्म करवाए उस दिन से ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण कार्य सारे बंद होते चले गए। आरबी सिंह जी बोल रहे थे हम कुछ नया करना चाहते हैं। हम क्यों करना चाहते हैं, हम कैसे करना चाहते हैं, ये बात आज क्यों आपके दिमाग में आ रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं। ये बात आज से 20 साल पहले आपके दिमाग में क्यों नहीं आई? आज 75 वर्ष हो गए हमारे देश को आजाद हुए। मैं कमलानंद टावरी जी अगर ऑनलाइन होते तो उनसे पूछता कि आज आपकी उम्र कितनी है, और आप जब भर्ती हुए थे जब एज ए आईएएस तो आपकी उम्र कितनी थी? तो अभिषेक जी मैं यही कहना चाहूंगा कि विकास, विचार और सोच, इन तीनों का सामंजस्य हमको बैठाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या है हमारी भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार हमारे यहाँ पर राजनीति में भी है। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। वो राजनीति जो आज से नहीं, सन 1600 से पहले से चलती आ रही है, मुगलों के समय से चलती आ रही है, उसका हमको अंत करना पड़ेगा। उस अंत करने के बाद में हमको सही व्यक्ति के साथ में, सही विचारों के साथ में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। सोचने से कुछ नहीं हो पाएगा, विचारों से कुछ नहीं हो पाएगा। हम जो खा रहे हैं, हम जो पी रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, ये समाज कम से कम इस बात के बारे में कहाँ सोचने के लिए तैयार है? एनसीआर में रहने वाला व्यक्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में क्या, मैं ट्रैकिंग करके आता हूँ 17,000 फीट तक, वहां की व्यवस्था आज, वहां पर आजादी के बाद में आज वहां पर लाइट पहुंची है, बताइए। आजादी के बाद आज वहां पर लाइट पहुंची है, आज वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंची हैं। तो हम कहां से अपने आप को विकसित मान लें? हम कहां से हम 5 साल के अंदर विकसित हो जाएंगे? ये बात मोदी जी के पास तक भी पहुंचाई जाए। सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी, और ईमानदारी हमको हर विभाग के अंदर चाहे वो आपका कोई मंत्रालय है, उसमें चपरासी से लेकर के मंत्री तक और उसका सेक्रेटरी तक, वो सभी लोग ईमानदार जब तक नहीं होंगे तब तक हम, भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत आज क्यों कह रहे हैं हम कि हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई है? शिक्षा व्यवस्था हमने स्वयं खराब करी है। जनरल एओ ह्यूम कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं था, भगवान नहीं था वो। हमारे पास में 33 कोटि देवता हैं। तो जनरल एओ ह्यूम ने आकर के कैसे एक लेटर से आज कहते हैं कि उसने जो है शिक्षा व्यवस्था हमारी पूरी खराब कर दी? कैसे खराब कर सकता है? तो हमारे ही लोग विभीषण थे ना। तो रावण आज तक हर साल जलाया जाता है, लेकिन रावण हमारे भीतर का आज तक जला नहीं, ना रावण के कृत्य जले। तो उस रावण रूपी भ्रष्टाचार को हर विभाग से,
मिटाने की आवश्यकता है। ये मेरा आपसे निवेदन है और सभी बुद्धिजीवियों से निवेदन है। और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं एक शिव तांडव करके देख रहा था प्रस्तुति हॉटस्टार पर, तो उसमें दिखाया जा रहा था कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कामधेनु गाय भी निकली थी। अब गाय को आदमी मरने के बाद तो पूंछ लगा रहा है, 11,000 रुपए दे रहा है, उसके सामने 21,000 रुपए दे रहा है, लेकिन गाय के बारे में एक आम और एक क्लासिफाइड ऑफिसर क्यों नहीं बात करना चाह रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ मैं विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद, आपने शामिल किया। मेरी तबीयत थोड़ी आज खराब है, लेकिन फिर भी आपने ये धर्म और नीति की बात रखी थी तो मैंने कहा अभिषेक जी को अवश्य समय दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद मदन जी। अभी जितने भी हमारे बुद्धिजीवी हैं यहाँ पर, मदन जी का जो वक्तव्य है, जो मदन जी ने यहाँ पर संवाद किया, ये एक आम जनमानस की आवाज है। इसे अगर आप उस सरलता में जाएंगे तो आपको वहां से समझ में आएगा कि ये शायद एक आम जनमानस की सोच है। ये उस हर पीड़ित व्यक्ति की सोच है जो कि इस तरह की सोच रखता है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है, और शायद यही वो दर्द है। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू है। एक बहुत फेमस अमेरिकन राष्ट्रपति थे जिन्होंने बोला था कि एजुकेशन इज अ सेफ गार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। जो शिक्षा है वो किसी भी प्रजातंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए एक सेफ गार्ड होता है, एक सुरक्षा कवच होता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बात डेमोक्रेसी के लिए लागू नहीं होती है, ये ह्यूमैनिटी के लिए भी लागू होती है, ये मानवता के लिए भी लागू होती है। ये बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के ये मानवता ना चल सकती है, ना बच सकती है। और अभी तक का जो विकास हुआ है, जो वो उसी का आधार ही वही रहा है। दोनों तरह का विकास हुआ है, वो अच्छा भी था। अभिषेक जी मैं थोड़ा सा 1 मिनट और चाहूंगा, अगर आप कृपया मेरे को दे तो। जी देखिए, मानवता के बारे में मैंने ये कल से सोच रखा था जब ये टॉपिक आया था। भाई, मानवता का मतलब तो ये है कि ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी आसाराम बापू में भी थी, ह्यूमैनिटी आपके संत राम रहीम में भी थी, आपके रामपाल जी में भी थी, आपके ओशो जी में भी है, आपके सतपाल जी महाराज में भी है। लेकिन हम कैसी मानवता हमको चाहिए, भारत देश को कैसी मानवता चाहिए, ये सबसे प्रमुख बात है। इस बात पर विचार होना चाहिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद मदन जी। ये विषय जो है उतना सरल नहीं है। ये एक मिथ्याचारी होना और एक धर्माचारी होना, वो दो अलग बातें हैं। मिथ्याचारी कौन होता है? मिथ्याचारी होता है जो कि बात धर्म की करता है लेकिन उसको अपने जीवन में उतारता नहीं है। और धर्म क्या है, ये बात अब पिछले 5 सप्ताह से हो रही है, तो उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। आज नीति की मुख्य चर्चा थी कि नीति और धर्म में क्या संबंध है और धर्म और नीति में विभेद क्या है। तो मैं कुछ चीजें जो अभी तक चर्चा हुई है उसके आधार पर जो मैं समझ पाया हूँ वो मैं कुछ बताना चाहूंगा। नीति जो है ये मानव निर्मित है, जबकि धर्म जो है ये एक ईश्वरीय सिद्धांत है, ऐसा मैं समझ पाया। और इसके बाद अगर हम नीति को देखें तो ये नीति जो होती है समय, काल और व्यक्ति के सापेक्ष होती है। लेकिन धर्म जो होता है ये इन सबसे निरपेक्ष है। जो सत्य है वो सत्य किसी भी काल में सत्य है। लेकिन नीति जो आज की नीति है वो आज से 1000 साल पहले की नीति थी, ऐसा कोई सच नहीं हो सकता। अगर हम अपने महापुरुषों को ही उठाएं तो राम की जो नीति थी वो कृष्ण की नीति नहीं थी, और जो कृष्ण की नीति थी वो चाणक्य की नीति नहीं थी। महाभारत में ही कई सारी नीतियों का वर्णन मिलता है। अगर हम बात करें श्रीमद् भगवद गीता की तो वो भी एक नीति ग्रंथ ही है। वो नीतियों की बात और धर्म की बात ही उसमें पूरी की गई।
और रामायण भी एक तरह से धर्म और नीति का ग्रंथ है। महात्मा गांधी ने खुद ही एक धर्म नीति नामक ग्रंथ लिखा था। तो सभी के अपने अपने देश काल और समय के अनुसार जो उन्होंने उनको जिस तरह से समझा और जिस तरह से पढ़ा, उस हिसाब से उन्होंने उसको लोगों को बताया और लिखा। सभी के उद्देश्य और जो सबकी सोच थी वो सबसे बहुत ही वैसी थी। वो समाज की बेहतरी के लिए अपना जीवन पूरा निछावर कर रहे थे। साथ ही साथ जो इसमें धर्म और नीति में एक जो सबसे बड़ा भेद है, वो धर्म व्यक्ति की बात करता है और नीति व्यक्ति और समाज दोनों की बात करती है। धर्म भी समाज की बात करता है, लेकिन इसका जो मुख्य संबंध है वो व्यक्ति से है, और नीति भी व्यक्ति और समाज दोनों की बात करती है, लेकिन इसका जो मुख्य संबंध है वो समाज से है। तो अब धर्म और नीति, ये अगर हम अपने सबसे पुराने ग्रंथों से अगर देखें तो उसमें एक वृत्तांत आता है, जब हनुमान जी को रावण के लंका में पकड़ा गया और उनको लाया जा रहा था। तो ये बात पता चली वहां पर जो थे उनके विभीषण को, और उन्होंने ये बोला कि ये हनुमान जी हैं या कोई भी दूत है। ये सुग्रीव की बात थी। तो कोई भी दूत अगर आता है तो उसको हम उसका वध नहीं कर सकते। तो इस तरह से वहां पर नीति की बात हुई थी, और नीति की बात अलग अलग कालखंडों में हुई है, आज भी हो रही है। ये नीति जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है और जैसे जैसे हम त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग में आए, तो वैसे वैसे हमारी नीति अनीति की तरफ ज्यादा उन्मुख हो गई। और उसका जो कारण है, उसका जो मुख्य कारण है, वो है कि लोगों का धर्म और धर्म पथ से विचलित होना। लोगों को पता ही नहीं है कि धर्म है क्या। तो अब कुछ ऐसे लोगों ने इसका फायदा उठाया और उन्होंने अपनी नीतियां तैयार की। उनको मतलब रूल्स के तौर पे ले आए, और उनको लोगों के और समाज के ऊपर उन्होंने लाद दिया। लोगों की जो सोचने और समझने की वो थी, और लोगों को जो स्वच्छंदता थी कि कुछ भी सोच सकते थे, बोल सकते थे, वो धीरे धीरे खत्म कर दी गई। आज की जो सामाजिक व्यवस्था है, आज का जो समाज है, आज की जो धर्म है, जो वास्तव में पंथ और मजहब और रिलीजन का स्वरूप है, और जिसमें नीति के नाम पे कई बार अनीति भी लाद दी गई, उनको अनीति का रसास्वादन कराया गया। तो इस तरह की व्यवस्था बन गई है। और जो करप्शन की बात हम करते हैं, जो पिछले 15 साल से मैं करप्शन का ही प्रोडक्ट बन गया, मैं करप्शन का प्रोडक्ट बन गया कि करप्शन कैसे रोका जाए और करप्शन होता कैसे है, इसी के बीच में मैं पिछले 12-15 साल से अपने को पाता हूँ। तो मुझे पता चलता है कि ये समस्या हमारे से ही है और किसी से नहीं है, हम ही से ये उत्पन्न हुई है। और शायद अगर हम ही प्रयास करेंगे तो ही ये हम दूर कर पाएंगे। अगर आज दूध में मिलावट है, या फिर हमारे खाद्य पदार्थों में मिलावट है, या हवा में प्रदूषण है, या जल में प्रदूषण है, तो सभी के पीछे यही है, और जो धर्म का पालन ना करना है। वो बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और बहुत सिंपल है, दोनों ही है। इसको आप कैसे समझ पाएंगे उसके लिए ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। लेकिन समस्या भी हम हैं, और हम ही अगर कोशिश करें, मिलकर प्रयास करें, तो समाधान भी दे सकते हैं। हमारे साथ हमारे एक पंडित दीनदयाल संस्थान के नेशनल जनरल सेक्रेटरी आनंद मणि जी जुड़े हुए हैं, और ये बहुत ही सफल एक बिजनेसमैन है मुंबई में, और साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में पिछले 30 सालों से ज़्यादा से लगे हुए हैं। फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में भी काम किया, और कुछ बड़े फिल्म स्टारों के लिए भी कुछ काम किया। राजेश खन्ना उनमें से एक थे। मैं आनंद मणि जी से अनुरोध करूंगा कि, क्योंकि हमारा समय अब बहुत तेजी से कम हो रहा है, तो आप अगर इस विषय धर्म और नीति के विषय में कुछ बात रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, आपके पास समय है। और आनंद मणि जी।
आज धर्म संसद भी हो रही है आनंद नगर में। शायद आवाज नहीं जा रही उनके। अनम्यूट कराइए इनको, आप अनम्यूट है शायद वो। जी, आनंदमणि दादा, आनंदमणि दादा, आप उन्हें बोलिए अनम्यूट करें अपने आप को, वो अभी म्यूट है वो। हाँ मैंने रिक्वेस्ट दिया हुआ है। जी, मैंने रिक्वेस्ट दिया हुआ है। अब हम इसको 10 बजे से पहले ही इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे। काफी सारी चर्चा हुई, कुछ एक्शन आइटम्स हम लोगों ने तैयार किए, जिनके विषय में आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ 6 महीने के भीतर हम लोगों ने 3 धर्म सभाएं की। ये धर्म सभा करने के पीछे जो कारण था, वो ये कारण था कि एक समाज में जो अभी हमारा धर्म के प्रति लोगों की आस्था है और वो धर्म के प्रति किस तरह से लोग धर्म को लेते हैं, वो एक जानने की कोशिश थी। और साथ ही साथ जो हमारे धर्माचार्य धर्म रक्षक हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, वो जानना हम लोग चाहते थे। तो इसलिए धर्म सभाएं की गई 3 अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में। और जिसका जो हमने विश्लेषण किया, तो पाया कि आज जो समाज में है, वो धर्म का प्रसार तो नाम मात्र का है। ज्यादातर जगह वो भक्ति के नाम पर अंधविश्वास का प्रसार ज्यादा है। और साथ ही साथ जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो नैतिकता है, जो धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, उनका तो प्रचार प्रसार ही नहीं है। लोग जो है, लोगों ने या तो इसको धर्म को एक ढाल बनाकर उसको व्यवसाय के तौर पर चला रहे हैं, या फिर कुछ लोगों का ये एक फैमिली बिजनेस था, और या फिर कुछ लोगों को लगता है कि इसके माध्यम से वो राजनीति में भी जा सकते हैं। तो ये बड़ा ही विकट समस्या है। जहां जहां पर भी हम गए और लोगों से मिले, एक एक मीटिंग में कई कई 100 धर्माचार्य आए, लेकिन जो उनके मिलने का वो था, वो यही था कि आखिर में हमें यही पता चला कि यहाँ शायद धर्म नहीं है। अगर कोई ज्योतिषाचार्य बोलता है कि वो धार्मिक है, तो मैं कहता हूँ नहीं, वो धार्मिक नहीं हो सकता। कोई कर्म कांड बताने वाला अगर कहता है वो धार्मिक है, तो नहीं, वो नहीं हो सकता। वो क्या एक पक्ष है लोगों को आस्था से जोड़े रखने का, लेकिन वो धर्म नहीं है। ये धर्म का आज का वर्तमान स्वरूप है। तो अगर धर्म लोगों को पता ही नहीं है, धर्म तो ये बोलता है हमें कि जरूरत से ज्यादा संचय ना करना, अपरिग्रह के सिद्धांत बताता है। और ये बौद्ध मत में भी है, ये हिंदू मत में भी है, ये जैन मत में भी है, और ये शायद सिख मत में भी है। सब जगह ये बोला गया है। कौन पालन करता है उसका? कोई नहीं पालन करता। तो इस परिस्थिति में हम सब जी रहे हैं, और हम सभी को लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो धर्म है। लोगों के बीच में, समाज के बीच में, जनता के बीच में और मीडिया के द्वारा धर्म का इतना दुष्प्रचार किया जा रहा है कि लोग धर्म और अधर्म में भेद भूल गए। उनको धर्म का पता नहीं, लेकिन हर बात पे धर्म आ जाता है। लोग बोलते हैं धर्म को राजनीति से ना जोड़िए, लेकिन जबकि राजनीति और सफल राजनीति के लिए धर्म अति आवश्यक है। धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म जो है वो राजनीति का आधार होना चाहिए। हम कहते हैं नहीं, धर्म को राजनीति से अलग रखिए। वो रिचुअल्स की बात शायद वो समझते हैं कि यही धर्म है। तो बड़ा हम एक ऐसे दौर पे जी रहे हैं कि जिनको पता है वो कुछ बोलते नहीं है, वो समाज में घुलना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते। और जिनको नहीं पता है वो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, या जिनको पता है वो भी बताना नहीं चाहते। तो इस समस्या से हम सब जूझ रहे हैं। और फिर हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की। तो जब धर्म का ही नहीं पता है, लोग भूल चुके हैं धर्म को, तो भ्रष्टाचार तो होना ही है। अब वो यहाँ चर्चा अगर धर्म की हो रही है और भ्रष्टाचार की अचानक से होने लगे, तो बात यही आती है कि जो भ्रष्टाचार की हम बात कर रहे हैं, वो बेसिकली हम धर्म की बात कर रहे हैं, या धर्मविहीन लोगों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने धर्म को धारण नहीं किया है। मैं काफी सारी चीजें भूल गया। मैं आनंदमणि दादा से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया आज के विषय में कुछ वक्तव्य रखें। हिंदी इंग्लिश कुछ भी चलेगा। और आज अभी 2 घंटे में एक अंग्रेजी नववर्ष चालू हो जाएगा।
और हम सभी प्रयास में हैं कि इस नव वर्ष 2024 में कुछ अच्छा हम करें, कुछ समाज को हम अच्छा दें, और साथ ही साथ कुछ ये साल जो है ये पिछले साल से बेहतर जाए, इस आशा के साथ हम लोग इस नव वर्ष 2024 में प्रवेश करना चाहते हैं। आनंद मणि जी। मुझे लगता है आनंद मणि जी की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है, इस वजह से वो शायद सुन नहीं पा रहे हैं। उनका मैसेज आया है, वो कहते हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम क्या है कुछ थोड़ी सी। अच्छा, तो अब हमारा समय लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। आप सभी इस इस चर्चा के समापन पर, धर्म और नीति के समापन पर अंतिम में जो भी वक्तव्य देना चाहते हैं या जो बात रखना चाहते हैं, इसकी समरी बोलना चाहते हैं, उसको करें, ताकि हम उसी को वो करें, और फिर इसके बाद जो हमारा रोड मैप है वो हम ग्रुप में शेयर करेंगे सभी के साथ। मैं क्रमवार नाम बोलता हूँ। आरवी सिंह जी, आपसे ही हम शुरू करते हैं। मैं क्या बोलूं साहब, मैं तो चलिए, हमारे ठाकुर साहब की बात जो एजुकेशन के बारे में अशोक कुमार जी ने बोली है, मैं तो बड़ा भारी प्रभावित हुआ उनसे। उनकी बात बिल्कुल सच है, और क्योंकि हमें ज़्यादा पता नहीं है कि एजुकेशन पॉलिसीज क्या चल रही हैं और क्या है वो, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के विषय में वो तो तैरते हैं, उसमें तो पता है। एटीट्यूडनल बात उन्होंने पहले रखी और बहुत सही बोला कि अगर 3500 घंटे हम वेस्ट करके एक आदमी को एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं और वो किसी मतलब का मार्केट में नहीं है, आदमी खड़ा है बेकार बेचारा डिग्री ले हुए, तो वो उसका कोई मतलब नहीं। तो जो बात है एजुकेशनल, जो नेसेसरी एजुकेशन तो 2-3-4 साल में दी जा सकती है, उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग ही आदमी की होनी चाहिए। एवरीबडी, हर बच्चे को एक वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। 10वीं पास तभी माना जाए उसको जब उसने कोई पास कोई वोकेशनल ट्रेनिंग का वो है। ये बहुत अच्छा इनका मुझे लगा, अपील कर गया ये पॉइंट उनका। वो बाकी सभी ने सभी के लिए अच्छा, बहुत अच्छा बोले। और सबसे अच्छा प्रभावित तो मैं हुआ जो धर्म नीति के ऊपर हमारे दीप्ति सर ने बोला है। उन्होंने जिज्ञासा प्रकट करी है, अपना कोई भाव प्रकट नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो जिज्ञासा प्रकट करी और जिस प्रकार की जिज्ञासा उन्होंने दी, उससे मुझे लगा कि ये तो वाकई, ये तो बहुत सवाल खड़े कर दिए इन्होंने, तो बहुत बड़े सवाल कर दिए और तथ्य तक पहुंचना चाहते। ही वांट्स टू रीच द एसेंस ऑफ थिंग्स। बहुत अच्छी बात है ये, उनका आशीर्वाद मिलता रहे, कुछ न कुछ अच्छा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये प्रयास अभिषेक जी बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। कुछ ऐसे बुद्धिजीवियों को जोड़ते रहिए और सभी लोग आए तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, निश्चित रूप से अच्छा होगा। मेरी ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ। 2024 में कुछ ऐसा करेंगे जो विचित्र होगा और अच्छा होगा। धन्यवाद, सबको प्रणाम साहब। धन्यवाद आरवी सिंह जी, बिल्कुल ऐसा ही प्रयास सफल जरूर होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। सभी मिलकर करेंगे तो जरूर हम सफल होंगे। अशोक कुमार ठाकुर जी, आपने जो बातें बताई शिक्षा नीति और शिक्षा के विषय में, और धर्म और शिक्षा के विषय में, और धर्म और नीति के विषय में, ये बहुत प्रासंगिक और बहुत ही बिल्कुल एकदम गहन अध्ययन के साथ आपने सारी बातों को तथ्यों के साथ रखा है। आखिरी में इस का सार और इसको कैसे आगे ले जाना चाहेंगे हम, इस पर कुछ प्रकाश डालिए क्योंकि हमारा समय समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। अशोक जी। देखिए, अच्छी प्रैक्टिस का प्रचार प्रसार, प्रामाणिकता और स्थापन ही इसको आगे बढ़ाने का तरीका हो सकता है। कि अगर कोई अच्छी प्रैक्टिस कहीं हो रही है, क्योंकि मानव अपनी गलती से कम किसी सफल प्रयोग, उस परिस्थिति में जिसमें वो आदमी है, परिस्थिति में कोई सफल प्रयोग हो रहा हो, उससे जल्दी प्रभावित, प्रेरित और समझदार बन जाता है कि भाई मेरी ही परिस्थिति, मेरी स्थिति में, मेरे ही जितने, मेरे से कम रिसोर्स में, कम इंफ्रा में, कम काबिलियत में अगर कोई एक आदमी बेहतर रिजल्ट दे सकता है, तो मुझे लगता है कि वो मेरे को सीखने के लिए एक बड़ा कारण बन जाता है। और जैसे मुझे एक साथी की बात याद आ रही थी
कि धर्म और राजनीति का क्या संबंध, तो मैं इतना ही कहूंगा कि राजनीति में धर्म हो, धर्म में राजनीति ना हो, हर राजनीतिक और राजनीति का एक धर्म तय हो, और धर्म की तो कोई राजनीति हो ही नहीं सकती, वो तो एक धर्म के साथ विडंबना है। बिल्कुल मैं इतना ही बिल्कुल कहूंगा। बहुत बिल्कुल बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी। धन्यवाद अशोक जी। मैं आग्रह करूंगा मदन जी से संक्षेप में। मदन जी शायद व्यस्त हैं। श्री जी। मैं तो सबको नमन करूंगा, विलक्षण शक्तियां हैं आप सबके पास और मिलके कुछ कमाल करेंगे, पूरा विश्वास है। और इस नमन के साथ मैं क्लोज करना चाहूंगा। धन्यवाद श्री जी। अंत में दीप्ति विलास सर से मैं कहूंगा कि जितनी भी चर्चा हुई और जैसा उसको आपने समझा है, उस पर इसके अपने क्लोजिंग रिमार्क दीजिए हम सभी को, और हम एक रोड मैप के साथ सभी को 2024 के पहले ही दिन मिलना चाहेंगे। दीप्ति विलास सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी जी। हाँ, अभिषेक जी, आपने बहुत विद्वान व्यक्तियों को आज बुलाया था और टिप्पणियां और टीकाएं काफी बिल्कुल अच्छे तरीके से आज के समयानुकूल उन्होंने इसको प्रतिपादित किया है। तो कमल टावरी जी और बाकी जो अन्य महानुभाव ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, इससे लगता है कि अभी भी अच्छे कार्य करने और धर्म और नीतियों पर विचार करने वाले अभी भी कुछ बचे हुए हैं, क्योंकि यह एक खोती हुई एक एंटिटी है। तो हमारे संस्थान की तरफ से यह प्रयास हुआ कि ऐसे महानुभावों को एकत्रित किया जाए जो नीति के बारे में और इस तरह के जो रिलीजियस और ड्यूटी, सोशल ड्यूटी, इस प्रकार के पहलुओं पर विचार करने, धर्म का मतलब क्या है, इसको समझाने वाले आपने इनके एकत्रित किया है और इन्होंने काफी अपना कंट्रीब्यूशन, योगदान दिया है। अब हमको चाहिए कि इसको आगे बढ़ा के यह देखें कि कैसे आज की परिप्रेक्ष्य में, आज के राजनीतिक, सामाजिक और वर्तमान अर्थव्यवस्था को देखते हुए कैसे इनको प्रतिपादित किया जाए, कैसे इनकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको आगे बढ़ाया जाए और समाज को दिखाया जाए कि ऐसा भी हो सकता है। तो इससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूँ। जब और डिटेल में जाएंगे आगे तो इसका फिर हम लोग और तरीका निकालेंगे कि कैसे इसको बरकरार रखा जाए और प्रतिपादित किया जाए और कैसे इसका उपयोग किया जाए आज के दिन ब दिन सामाजिक कार्रवाइयों में, कैसे इसको यूज करें, इस पे हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चल के। थैंक यू अभिषेक जी। थैंक यू सर। थैंक यू अशोक जी। थैंक यू शिवाय जी। थैंक यू मदन जी। थैंक यू कमल जी। कमल जी जा चुके हैं वैसे, और अन्य सभी साथी अरविंद सिंह जी और सभी वरिष्ठ लोग, आप सभी हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं। ये नया साल 2 घंटे में शुरू हो जाएगा और ये 2024-2023 से बेहतर होगा और इसमें हम कुछ जमीनी स्तर पर बेहतर काम करेंगे, ऐसी आशा के साथ आज का हम ये जो हमारा संवाद है उसको विराम देते हैं। और साथ ही कल ग्रुप में आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, आपको ग्रुप में एक रोड मैप हम लोग शेयर करेंगे और उस रोड मैप पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि हमको इसको जमीन पे कैसे उतारना है। आप सभी के अनुभव, आप सभी के जो पुराने कार्य हैं वो सभी का सहयोग लिया जाएगा, और साथ ही साथ जो अशोक कुमार ठाकुर जी ने काम किया है उसको कैसे, उसको एक मॉडल, क्योंकि वो बना बनाया मॉडल है, उसको कैसे विस्तार दिया जाए और उसको कैसे प्रचारित किया जाए, इसके लिए भी कुछ एक कार्य योजना बनाई जाएगी। आप सभी ने समय दिया और आपको आगामी नव वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो, आपके परिवार को मंगलमय हो, देश के लिए, समाज के लिए मंगलमय हो। इस आशा के साथ आप सभी को मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
धन्यवाद आपको भी अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत सपरिवार। शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। सभी को शुभ रात्रि।